समा की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारी गुफ्तगू दिन में भी जारी रही और इसी मामले पर समा आपको मुस्तकिल अपडेट रखे हुए हैं। करीबन 24 घंटे होने को हैं। गुज़िश्ता रात निस्फ रात जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और उसके बाद होती लम्हा बलम्हा डेवलपमेंट हम आपके सामने रखते रहे हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ, जहाँ आला फौजी हुक्काम, वुज़रा और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की है। इस कमेटी ने भारत के बिला इश्तियाल, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जंगी इक़दाम से पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल पर गौर किया। इजलास के एलामिये में यह बताया गया है कि 6 और 7 मई की शब भारतीय मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार सरजमीन पर मरबूत मिज़ाइल, फ़ज़ाई और ड्रोन हमले किए। ये हमले बिला इश्तियाल और बिला जवाज़ थे और दानिस्ता तौर पर इनमें शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिन्हें भारत ने नाम निहाद दहशतगर्द कैंप्स की मौजूदगी का झूठा बहाना बनाकर निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मासूम मर्द, ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। इनमें मसाजिद भी शामिल हैं। इसके साथ साथ नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया, जो बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस की खुली खिलाफ वर्जी है। इस एलामिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत पाकिस्तान को अपने दिफा में जवाब देने का हक़ हासिल है। पाकिस्तान किसी भी वक्त और तरीक़े से अपने मासूम शहरियों की शहादत और ख़ुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी का बदला लेने का हक़ महफूज रखता है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज को इस ज़िम्न में मुनासिब कार्रवाई के मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में यह बताया गया है कि पाकिस्तान वक़ार और इज़्ज़त के साथ अमन के लिए पुरज़्म है और वाज़ेह करता है कि वह अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अपनी बाइज़्ज़त कौम के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेगा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि राफेल तैयारों के तकब्बुर में मुब्तला भारत को मौसर जवाब दिया गया है। जो कहते थे पाकिस्तान रिवायती जंग में पीछे है, उनके कल रात होश ठिकाने आ गए। 5 भारतीय जहाज़ गिराए गए। ये जहाज़ 10 भी हो सकते थे। दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पाक फौज ने भारत के इस मकरू हमले का जवाब देकर इसको चांद रात बना दिया। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि 24 करोड़ अवाम को मुबारकबाद देते हैं कि हमारी फौज 24 घंटे तैयार थी। चंद दिन पहले भारत के राफेल तैयारे उड़े, हमारी एयरफोर्स ने उनकी कम्युनिकेशन लॉक कर दी। हम पाक फ़ज़ाइया के सरबराह को खराज तहसीन पेश करते हैं। उधर वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से जब सहाफ़ियों की गुफ्तगू हुई तो पूछा गया कि भारत ने हमला किया है, हमने वादे के मुताबिक मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का बयानिया जारियत को लेकर वाज़ेह था, अगर की गई तो भरपूर रद्द-ए-अमल होगा और हमने वो दे दिया है। हमने दुनिया को बावर करा दिया है कि हम एक जिम्मेदार रियासत हैं, जंग नहीं चाहते लेकिन दिफा का हक रखते हैं। पाक अफवाज का मोराल बुलंद है, जिसका सबूत रात की कार्रवाई है। हम चाहते तो नीलम जहलम की तरह उनके इलाकों पर भी हमला कर सकते थे, लेकिन हमने सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बनाया। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अब से कुछ देर पहले गुफ्तगू में ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत में न्यूक्लियर जंग हो सकती है और इसकी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान जल्द भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने जा रहा है, और कार्रवाई करने जा रहा है तो पाकिस्तान के पास क्या क्या मुमकिना ऑप्शंस हो सकते हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हम हमारे पैनल पर मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद चौधरी साहब, जैगम खान साहब और रज़ा रूमी साहब। इफ्तिखार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास से जो खबर आई, वहाँ पर यह इख्तियार दे दिया गया है आर्टिकल 51 के तहत, और वज़ीर आज़म साहब यह मुबारकबाद भी दे रहे हैं कि अचीव कर लिया गया। क्या बात मुकम्मल हो गई या बदला लिया जाएगा? बात अभी ना मुकम्मल है। देखिए, पहली बात तो है कि अगर 80 तैयारे इस सारे मामले में शरीक थे तो 10 को ये तबाह करने का दावा करते हैं, तो फिर 10 क्यों नहीं तबाह किए? मतलब इसका मतलब ये इट्स ए वेरी स्ट्रेंज स्टेटमेंट। इसका भी तो जवाब भी इनको देना होगा। और फिर ये बात है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि ख्वाजा आसिफ का बयान जो है वो और है, बाकी जो वज़रा हैं उनका बयान और है। ख्वाजा आसिफ इस हद तक बात करते हैं कि एटमी जंग का ख़तरा हो सकता है। दूसरी तरफ हम कहा जा रहा है कि जो भारत ने किया उसका हिसाब चुका दिया गया है। तो फिर कौन क्या कह रहा है? क्या हिसाब ही चुकाना था 4 राफेल गिरा के और 2-4 उनके ड्रोन गिरा के? मैं इस पे सोचने पे मजबूर हूँ कि हकीकत कहीं और तो नहीं। अब हमारे जो मसाजिद के ऊपर हमला हुआ, क्या पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस पहले से मौजूद न थी कि ये मसाजिद इनका टारगेट होंगी? मैं इस बात को नहीं मानता कि इनके पास ये नहीं थी।
पर अंदाजा तो था जो एक विजिट कराया गया उस जगह पर हुआ है और जहाँ जाना था बिल्कुल देखे ना। और फिर इतना जानी नुकसान हुआ। चलिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बहुत खूब आपने बात की, इसका मतलब पता था। इसके बावजूद इतना जानी नुकसान होना मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है। ठीक हो गया, बहुत अफसोसनाक है। फिर भी ये कौमी सलामती को जो ये कहा गया है कि जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया कि जो चाहे जहाँ चाहे वो करे। ये वही स्टेटमेंट है जिस पर मैंने तनकीद की जब यही बात मोदी ने अपने फौजियों को बुला के कही कि मैं ये इख्तियार तुमको देता हूँ कि तुम जहाँ चाहो, जब चाहो और जैसे चाहो अटैक करो। तो मैंने ये कहा था कि यार ये अजीब तरीका है। क्या हम इस खिते के अंदर एक ऐसी खेल का आगाज़ करना चाहते हैं, इंसर्जेंसी, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंसर्जेंसी। बस ये कमांडर नहीं मानता, राजस्थान का कमांडर नहीं मानता और वो कहता है कि मैंने तो क्रॉस करना है बॉर्डर। कौन रोकेगा इस तरीके से? पाकिस्तान का कमांडर कहता है कि जनाब इन्होंने जो अटैक किया मेरे उसके ऊपर, पानी पर, डैम पर, मैं बदला लेने के लिए बगलियार के ऊपर हमला करना चाहता हूँ। क्योंकि ये उसकी सोच है और पॉजिटिव सोच है। उसकी सोच पाकिस्तान के खिलाफ तो एक डिसिप्लिन में चलती है ना इफ्तिखार साहब। नहीं, ये तो आपका ख्याल है ना, ये तो आपका ख्याल है डिसिप्लिन। नहीं, ये देखे ना दोस्त, ये आपका ख्याल है ना, चलती है, चलना चाहिए, मेरी भी ख्वाहिश है चले। लेकिन एक बात देखें, अब आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपसे पूछा कि बात हो गई मुकम्मल या अभी रहती है? किसकी? जो हुआ उसकी, मतलब मैं कहता हूँ कि आप मुझे बताएंगे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि एटमी जंग होगी, तो ये सवाल तो फिर आप अपने आप ये सवाल तो फिर अपने आप से करें कि क्या बात खत्म होगी। मुझे बताएं कि अगर इतने त्यारे आगे थे तो क्यों छोड़ दिए गए? चले मैं नहीं क्यों छोड़ दिए गए? आगे बढ़ते ना बात लेके, क्यों छोड़ दिए गए? बात आगे लेके चलते हैं। वजह नहीं बताई ना, वजह नहीं बताई तो आपने एनालिसिस में बतानी है। शहजाद चौधरी साहब, मैं आपकी जानिब अगर आऊं, एक कौमी सलामती इजलास के जरिए एक इख्तियार दे दिया गया है, आर्टिकल 51 का जिक्र किया जा रहा है यूएन के चार्टर के नीचे। आपकी राय में फिर शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद भी दे रहे हैं, खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं, क्या बात मुकम्मल हो गई है? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर अब उन्होंने कुछ ना किया तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, और हम ऑलरेडी एक जिम्मेदार स्टेट का मुजाहरा कर रहे हैं, मुस्तकिल रिस्ट्रेंट के साथ चल रहे हैं। क्या बदला मुकम्मल हो गया, ले लिया गया है, या आगे बढ़ेंगे? अच्छा, थोड़ा सा ऐड भी कर दूं कि अब से कुछ देर पहले की जो भारत से खबर रिपोर्ट हो रही है, अजित डोवल जो है उन्होंने ब्रीफ कर दिया यूएस, यूके और तमाम आलमी कुव्वतों को जहां जहां उन्होंने राब्ते किए कि इंडिया हैज नो इंटेंशन टू एस्केलेट। सो सपोजिटली अगर भारत कोई और एक्शन नहीं लेता तो ये चैप्टर इज क्लोज्ड राइट नाउ। खार साहब के भी कोई 4-5 सवाल हैं, कुछ 4-5 सवाल आपके भी, आपके इस सवाल में पिन्हा है, छुपे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है पहले तो इफ्तिखार साहब का वो सवाल के 10 क्यों नहीं गिराए या उससे ज्यादा क्यों नहीं गिराए जब 80 टारगेट थे, बड़ा अच्छा सवाल है। असल में होता यूं है कि 2600 किलोमीटर की सरहद है कश्मीर से लेके नीचे अरेबियन सी तक, बहिरा अरब तक। इस पाकिस्तान का, इंडिया का बॉर्डर 2600 किलोमीटर का है। इस 2600 किलोमीटर के ऊपर अब आप 80 जहाजों को स्ट्रेच आउट कर दें, यानी जरूरी नहीं कि 80 जहाजों का जमघट्टा आपके ऊपर आया है, कुछ वहां पे हैं, कुछ दरमियान में हैं, कुछ उधर हैं, कुछ पीछे हैं, इस तरह करके स्प्रेड आउट होते हैं। यही तरीका होता है जहाजों को, एयरफोर्स को एम्प्लॉय करने का। तो जितने हमारे लिए थ्रेट बनते हैं वही हमारा टारगेट होते हैं। हमने तो कहा ना कि हमने अंदर जाके, मिसाल के तौर पे अगर 40 मील 50 मील पीछे खड़े थे, उनके जहाज उड़ रहे थे, तो उनको निशाना नहीं बनाया। हमने वहां तक बनाने हैं जहां तक हमारे टारगेट के अंदर आते हैं। और उसका इसहाक डार साहब ने आपको जवाब भी दिया, और उन्होंने कहा कि वो जो कि हमारे लिए खतरा थे हमने उनको गिरा दिया, और शायद 10 भी हो सकते थे, बिल्कुल हो सकते थे, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक कैलिब्रेटेड उसका रिस्पॉन्स दिया गया। तो एक तो ये चीज है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आपने सारे के सारे 80 क्यों नहीं गिरा दिए, यानी वो भी एक हो सकता है, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब आपके सवाल पे आ जाते हैं जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त ज्यादा अहम है। देखिए, जो बात की जा रही है कि वजीर आजम ने एक चीज कही, ख्वाजा आसिफ ने एक चीज कही, इसहाक डार साहब एक चीज कह रहे हैं, इन तीनों के बीच में वो मुकम्मल अहाता है उन रिस्पॉन्स ऑप्शंस का जो कि इस वक्त पाकिस्तान के पास अवेलेबल है। यानी आप न्यूक्लियर वॉर से लेके उस लेवल तक जा सकते हैं जहां पर इधर इस तरफ आप आ जाएं तो ये है कि जो हो गया, पाकिस्तान का मॉरल असेंडेंसी है। इस वक्त भारत इंतजार में है कि पाकिस्तान क्या फैसला करता है, क्या पाकिस्तान हम पे हमला करेगा कि नहीं करेगा। कल तक तो हम इस इंतजार में थे कि भारत हमला करेगा तो फिर उसका जवाब देंगे। अब वो सिचुएशन आ गई है कि पाकिस्तान के जवाब के बाद क्या वो इंतजार में है कि पाकिस्तान क्या फैसला करता है। हम नहीं करना चाहते जंग, हम आगे नहीं ले जाना चाहते, लेकिन जैसे हम दोपहर को बात कर रहे थे, पाकिस्तान के भी कुछ मसाइल हैं, उनको भी किसी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए इनको हल करने के लिए, जो कि जिनका जिक्र हमने दोपहर को किया, जिसमें मैं जैसा आप दोबारा कह देता हूँ, अंडर वाटर ट्रीटी है, हमें हर थोड़े दिनों के बाद दहशतगर्द क्या है कि हमारे ऊपर कोई जारियत कर दी जाती है,
बलूचिस्तान का मामला है, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का मामला है, वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के कुछ मसाइल हैं उनको भी हल करें, अगर पाकिस्तान और भारत को न्यूक्लियर वॉर से दूर रखना चाहते हो। इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है, उनको अदा करना चाहिए। तीसरा ये कि हम वो कैसा अमल करें, क्या अमल करें और कहाँ पे वो अमल करें, जिसके बाद कि हम और हम सब जो कि ये चाहते हैं कि भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि मोदी उसके बाद चुप करके बैठ जाए हमेशा के लिए। क्या मोदी चुप करके बैठेगा? किस हद तक बैठेगा? क्या हम भी उनकी मजहबी जगहों को जाके अटैक करें, खत्म करें, उससे फिर हमारा गुस्सा ठंडा होगा? तो ये वो तमाम चीजें जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारी लीडरशिप है वो भी इससे ग्रैपल कर रही है और हम सब भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये तमाम चीज, दूसरी बात एक और मैं ऐड कर दूं, इससे पहले बंद करता हूं। हर कैंपेन के अंदर, ये जंग सिर्फ एक दो मार के नहीं होते, कैंपेन होती है। हर कैंपेन के अंदर डिसीजन पॉइंट्स आते हैं। वो वक्त आता है जब आपको फैसला करना होता है। जैसे आज फैसला करना है कि हमने बढ़ानी है, हमने उसी किस्म का जवाब देना है कैलिब्रेटेड का, कि बराबर बराबर या थोड़ा सा ज्यादा, या हमने यहाँ पे बात हो चुकी है यहीं पे रोक दी जाए। ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं जहाँ पे कि हमने फैसला करना है। आज डिसीजन पॉइंट है। इनमें से मिसाल के तौर पे हम ये फैसला करते हैं कि नहीं, हमने तो कुछ करके दिखाना है। जब हमने कुछ करके दिखाना है तो क्या इंडिया उस पर रुक जाएगा? ये फिर सेकंड डिसीजन पॉइंट उसके पास चला जाएगा। हम फिर इंतजार में होंगे कि भारत क्या करता है। और तीसरा डिसीजन पॉइंट ये है जब हम कहते हैं कि नहीं हम तो करेंगे और उससे एस्केलेशन होती रहती है। वो कहाँ पे कब रुकेगी, किस वक्त रुकेगी? न्यूक्लियर के वक्त पे जाकर रुकेगी, उससे पहले रुकेगी, कोई आएगा? उस वक्त हमारी सिचुएशन क्या होगी? हमें मजबूरन किसी की बात माननी, आज तो हम मनाने की शायद पोजीशन में हैं, उस वक्त शायद हम मानने की पोजीशन में हो। तो ये तमाम चीजें तमाम लीडरों को, और वो लोग जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सोचते हैं, जो हमारे इस वक्त लीडरान है, उनको अपने व्यू में रखनी पड़ती है इससे पहले कि वो ये फैसला करें। मुझे यकीन है कि जो भी फैसला होगा बड़ा कैलिब्रेटेड, बड़ा समझदारी के साथ, और ये देख के कि लॉन्ग टर्म उसका एडवांटेज पाकिस्तान को किस तरीके से मिल सकता है, मेरे हाल में उस तरीके से। ठीक हो गया, ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, पूरा दिन ये तासुर दिया जाता रहा और ये सूरत हाल भी नजर आ रही थी कि पाकिस्तान इसका रिएक्शन देगा, रद्द अमल देगा, और फिर जब कौमी सलामती कमेटी के इजलास से भी जो एलामिया आया उसमें जब आर्टिकल 51 का हवाला दिया गया तो वो उसमें ये मौजूद है कि पाकिस्तान अपना बदले का इख्तियार रखता है, कार्रवाई का हक बरकरार रखता है। मगर जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी या उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू को देखा जाए तो तासुर बना कि पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है। अब एक तो सवाल यही है आपसे कि क्या कार्रवाई मुकम्मल कर ली है पाकिस्तान ने, या आप समझते हैं कि अभी बाकी है? दूसरी बात ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है, आप अमेरिका में बैठे, किस तरह का या किस किस्म का सिफारती दबाव आया होगा यहाँ तक? आयशा, देखिए, जहाँ तक दबाव की बात है तो बिल्कुल दबाव इस वक्त मौजूद है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी खुसूसन मगरबी ममालिक जो हैं, अमेरिका और यूके, और बैक चैनल के ऊपर जो गल्फ रियासतें हैं जो हमारी रवायती वो एलाइज हैं, वो उन सब की यही ख्वाहिश है कि अब मामला यहाँ पर रुक जाए और आगे एस्केलेशन ना हो। यकीनन दुनिया को इसी बात की परवाह है जिसका जिक्र अभी पहले आप कर रही थी कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है तो ये फिर इसका इख्तिताम क्या होगा? क्या ये न्यूक्लियर जंग पर इसका इख्तिताम होगा? और वो यकीनन दुनिया के लिए एक बहुत ही जिसे कहना चाहिए कंसर्निंग या खतरनाक बात है। वाकया इस तरह से है कि भारत की जो ये एग्रेसिव और हमला जो था रात में ये करना और पाकिस्तान के मेन लैंड के अंदर आना, देखिए पहले, इससे पहले जो भी हमले होते रहे हैं वो LOC के इर्द गिर्द होते रहे। बालाकोट एक डिपार्चर था जहां पर वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आए, और इस बार उन्होंने पंजाब में भी बहावलपुर और मुरीद के वहां पर जाकर ये अटैक किए। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, और एक तरह से पाकिस्तान ने तो उनको ये भी दिखा दिया कि रवायती जंग भी अगर हो तो उसके लिए भी पाकिस्तान तैयार है, और पाकिस्तान की एयरफोर्स की जो सुपीरियरिटी है या उनकी जो ताकत है वो किसी भी तरह से इंडिया उसको अंडरमाइन नहीं कर सकता और ना उसको मुकाबला कर सकता है। यहाँ तक तो बात पाकिस्तान ने प्रूव कर दी है। लेकिन अब ये सवाल आपका जो है इस वक्त, यही दुनिया में, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी यही सवाल जो है उसके ऊपर गौर हो रहा है कि क्या पाकिस्तान इसके ऊपर मजीद जाकर बदला लेगा, कार्रवाई करेगा, इंडियन मेन लैंड को टारगेट करेगा या नहीं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से दानिशमंदी और तहम्मुल की ज़रूरत है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास था
उसकी जो एलामिया आपने बताया और हमने जो पढ़ा, उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान किसी तरह की गैर जिम्मेदाराना या जज्बाती एक्ट नहीं करेगा। रज़ा रूमी साहब, कतर इस्लामी की माजरत 2019 में भी हमने किसी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया था, रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया था, कूल डाउन किया था चीज़ों को। 6 साल में दोनों मुल्कों के दरमियान बात ना हुई तो 6 साल बाद हम यहाँ खड़े हैं। अगर इस पॉइंट पर चीज़ें ऐसे छोड़ी जाती हैं, चाहे दुनिया के प्रेशर में या जहाँ भी हम मौजूद हैं, और दुनिया जिम्मेदार भी नहीं बनती, तो ये शॉर्ट टर्म हल कितने दिन चलेगा? नहीं, ये शॉर्ट टर्म हल तो नहीं चलेगा जब तक कि कोई आपस में सिफारती लेवल के ऊपर कोई बातचीत या कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन इस वक्त जो मूड है, आपने देखा ही है, हम उसका जिक्र कई बार कर चुके हैं, इंडियन मीडिया का, इंडियन पब्लिक ओपिनियन का, उनके सियासतदानों का, चाहे वो कांग्रेस से हो या बीजेपी से हो, वो तो कह रहे हैं पाकिस्तान को सफाई हस्ती से मिटा दो। उन्होंने वही प्लेबुक अपना लिया इसराइल वाली कि पाकिस्तान का भी वही हाल करो जो गजा का हाल है। तो इस सूरत हाल में तो आयशा बिल्कुल पाकिस्तान को कोई ना कोई तो जवाबी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अगर इस तरह से ये इस मामले को छोड़ देते हैं तो फिर तो इंडिया की जो ये एग्रेसिव पॉलिसी है इसमें मजीद बढ़ावा आएगा। लेकिन अब ये टाइट बैलेंस है, ये हमें बहुत एहतियात से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इसमें अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जी आयशा। ज़ैगम साहब, आपकी जानिब आऊंगी, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने जरा जो गुफ्तगू की है इसको सुनिए और फिर इसके अंदर से ही आपसे सवाल रखते हैं। कमेटी में मुसल्लह फौज को इख्तियार दे दिया गया है, जब मर्जी चाहे कार्रवाई करें प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। ये तो मुसल्लह फौज ने तो कार्रवाई की है, मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जा चुका है। मजीद वो करेंगे तो उसका फिर इससे भी ज्यादा मुंह तोड़ जवाब, और अगर वो नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो इसके ऊपर एक जिम्मेदार स्टेट के तौर पे गवर्नमेंट की भी और आर्मी चीफ की ये कमिटमेंट है। हमने दुनिया से ये कहा है कि अगर वो कार्रवाई ना करें या वो कोई एक्शन ना लें या वो कोई दरअंदाजी ना करें तो हमारी तरफ से कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात जो है वो नहीं हो। ज़ैगम साहब, ये फरमाइएगा, यहाँ जो गुफ्तगू हुई कि हम एक जो इंडिया की प्लेबुक है, क्या उसके हिसाब से मामलात आगे चल रहे हैं? पाकिस्तान की इस वक्त ग्राउंड रियलिटी राइट नाउ जब हम बात कर रहे हैं आज 7 मई की शाम को, क्या है? क्या हम कुछ मनवाने की पोजीशन में हैं, सिर्फ मानने और दबाव की पोजीशन में हैं? कल से अब तक मामला आगे बढ़ा है या फिर 2019 की तरह उसी तरह एक साइलेंट मोड में दोबारा चले जाएगा अगर सब कुछ क्लोज हो गया है? आयशा, कल से आज तक बहुत कुछ बदल गया है पाकिस्तान और भारत के दरमियान में और पूरी दुनिया में। देखिए, भारत की वो एयरफोर्स जो सिंदूर वाली एयरफोर्स थी वो विधवा हो गई है और इफ्तिखार साहब को और रज़ा रूमी साहब को अभी चस नहीं आई। हमें एनालाइज करना चाहिए कि हुआ क्या है। अभी 1 घंटे पहले मैं भारत के जो टॉप डिफेंस एनालिस्ट है, टॉप 2-3 से आगे तो आप निकल ही नहीं सकते, अगर आप 3 गिनेंगे तो उसको शामिल करना पड़ेगा। परवीन सवाहनी की बात कर रहा हूं, फोर्स मैगजीन के एडिटर। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इस रात को अपने मकसद अचीव कर लिए, अब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये राना सनाउल्लाह नहीं कह रहा, परवीन सवाहनी कह रहा है। और वो कह रहा है कि हिंदुस्तानी अवाम को भारत के हुक्मरानों से पूछने की जरूरत है कि ये क्या हुआ है। और इस रात में भारत का डेटरेंस कमजोर हुआ है, परवीन सवाहनी कह रहा है। और वो कह रहा है कि अब कश्मीर में मजीद उसके अल्फाज में शोरिश उभरेगी, पाकिस्तान का फायदा हुआ है। आप ब्लूमबर्ग में देख लें, J10 हमारे जो J10C हैं उसमें जो हमारे साथ मिलकर जो कंपनी जहाज बनाती है उसके स्टॉक किस तरह से ऊपर जा रहे हैं, ये ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है। इस सब का क्या मतलब है? और देखिए, 4 जहाजों का गिरना, 5 हम कह रहे हैं, उनकी बात मान लें। दुनिया की एक बड़ी एयरफोर्स, दुनिया की एक बड़ी टॉप मिलिट्री ताकत, इतनी बड़ी इकॉनमी, 1 घंटे में उसके 5 जहाज, 5 फाइटर जेट्स, दुनिया के बेहतरीन जेट्स अपनी जमीन के अंदर गिर जाते हैं। ये मामूली वाकया समझ रहे हैं आप? ये थोड़ी बात है। मस्जिदों के मीनार और मस्जिदों में धमाके तो अफगानिस्तान भी कर लेता है। बेगुनाह लोगों को मारना, मस्जिदों में जाके मिसाइल ठोक देना कौन कर सकता है? कितने मस्जिदों पे एंटी मिसाइल शील्ड्स लगाए सकते हैं? हम कैसे लगाएं, क्यों लगाएं? दुनिया में कहां होता है? हम एंटी मिसाइल, वहां पे एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी मिसाइल सिस्टम लगा के दुनिया को क्या दिखाएं कि वाकई ये दहशतगर्दों के अड्डे हैं। इसलिए कि कुछ मस्जिदों में आज से 10 साल पहले मुजाहिदीन नमाज पढ़ते थे,
तो इस वजह से वो टारगेट हो गया। वो मस्जिदें हैं, इबादत की जगह हैं, खुली जगह हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं। भारत ने इसलिए हमला किया कि वो एक अलामती हमला करना चाहता था, अपनी पब्लिक को वो कुछ दिखाना चाहता था। क्या वो दिखा पाया? अगर उसकी पब्लिक आंखें खोले। आज सुबह इंडिया टुडे टेलीविजन ने अपने शो में, जिसके गौरव सावंत जो हैं वो होस्ट थे, उन्होंने रिपोर्टर को लिया। रिपोर्टर ने कहा कि श्रीनगर एयरपोर्ट बंद है और साथ में एक जहाज जेट क्रैश हो गया है और वो एरिया कार्डोन ऑफ कर लिया है एयरफोर्स ने। और उसने कहा कि 3 जेट यहां गिर चुके हैं, 3 जगहों पे, सिर्फ वहां पे। फिर इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ने रिपोर्ट किया कि एक बठिंडा में एक जेट गिर गया है। ये उनके सब लोग कह रहे हैं। क्या ये मामूली वाकया? ये थोड़ा जवाब है? बहुत बड़ा जवाब है कि उनके अलामती हमले के जवाब में उन्होंने क्या किया? अपनी जमीन पर होते हुए पाकिस्तान की इबादत गाहों को निशाना बनाया। प्रॉपर्टी लॉस तो कोई इतना नहीं है, ईमान वाले 2 दिन में मस्जिदें बना लेंगे। मासूम लोगों को शहीद किया, कौन सा बड़ा कारनामा है? पाकिस्तान एक मिसाइल परली तरफ एक मस्जिद पर, किसी रेलवे बोगी पर, किसी भी जगह पे मार देता, 30 बंदे मर जाते। ये तो सिर्फ बेशर्मी और बेगैरती भारत की को बात फिर ये शौक इतनी आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा। बात करने देखिए, लेकिन पाकिस्तान ने जवाब में उनके 5 जेट्स जो हैं उनकी अपनी जमीन पर गिरा है। मेरे ख्याल में तो वो डेटरेंस एस्टैब्लिश हो गया है। अब बाकी फैसला जाहिर है फैसला साजों ने करना है। अगर वो समझते भी तसल्ली नहीं हुई, लेकिन एक फायदा और हुआ है, वो ये हुआ कि पाकिस्तान के पास अब इनिशिएटिव आ गया है। अब पाकिस्तान लेकर बैठा है, अब इंडिया का सांस बंद है, अब दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही। अब पाकिस्तान उसको इस्तेमाल करे ना करे, आज करे कल करे, थोड़ा थोड़ा करके करे। पाकिस्तान को एक तरह की बर्तरी मिल गई है ना। ज़ैगम साहब, तो फिर ये आपने जिसको बर्तरी कहा है, इस बर्तरी का इस्तेमाल आपने करे ना करे, क्यों ना करना चाहेगा, करने का तरीका कार क्या होगा? फिर इसका कैसे आगे बढ़ने की जरूरत है यहाँ पर आके में? फिर एक सवाल मैं भी करना चाहूंगा। देखिए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं जवाब दे दूं, फिर इफ्तिखार साहब अगर मुझे इजाजत दे दें, मैं ये वाली बात बता दूं क्योंकि ये मेरे बात से मुतल्लिक है। देखिए, शहजाद चौधरी साहब ने बहुत तफसील से बता दिया, हम वार मांगर नहीं हैं, हम जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। हम ये साबित करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपने घर की हिफाजत कर सकते हैं। ये हमारा मकसद है। जो इंतकाम है वो कबायली मुआशरे लिया करते हैं। रियासतें इंतकामों पे नहीं चलती, रियासतें कौमी मफादात पे चलती हैं, रियासतें अपने तहफ़्फ़ुज़ पे चलती हैं। हमने दिखा दिया कि हम तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। जो जहाज हमारी तरफ बम फेंकेगा वो अपनी ज़मीन में गिर जाएगा, जहां खड़ा होगा वही फना होगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? वो हमने दिखा दिया है। ये मकसद होता है, जो रियासत का मकसद होता है, वो अचीव कर लिया। अब आगे क्या कर सकते हैं? देखें, अब क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके बावजूद भी एक अखलाकी जवाज मौजूद है, आर्टिकल 51 के तहत भी जवाज मौजूद है कि मजीद भी कुछ करे। वो एक ऑप्शन मौजूद है, वो करे या ना करे, उसको डिप्लोमेटिकली इस्तेमाल करे या उसको मिलिटरीली इस्तेमाल करे। ये तो बहुत एक विजडम के साथ हमने इस्तेमाल करना है ना। हमने अपने कौमी मफाद को देखना है या हमने तालियां बजवानी है? तालियां वो अहमक बजवाएं जो उनके अपने एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नुकसान कर लिया, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। ज़ैगम साहब, इस बात को मैं आगे इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, देखिए मुझे बीच में वो इंडस वाटर ट्रीटी हमारी बीच में पड़ी। इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाह रहे थे। ज़ैगम साहब, आपसे ये सवाल करने का हक रखता हूं कि हमारा इशू फिर क्या है उनके साथ? ये इशू था कि हमने उनके 4 जहाज गिरा दिए और जिंदाबाद, हम बहुत ताकतवर हैं, इश्यूज तो वही पड़े। आइंदा फिर आएंगे, आइंदा फिर हम गिरा देंगे। और आपने खुद एक फ़िक्रा कहा कि उन मसाजिद को निशाना बनाया गया जिसमें माजी में 20 साल पहले कुछ ऐसे लोग नमाज पढ़ते थे जो उनको पसंद नहीं थे। अगर वो उसका बदला लेने के लिए ये हरकत कर सकते हैं, तो जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जो कश्मीर में ज़्यादती हो रही है, जो कश्मीर में रेप हो रहे हैं, जो कश्मीर में अगवा हो रहा है, जो कश्मीरियों के हकूक़ छीने जा रहे हैं, क्या उनका भी कोई वाली वारस है? क्या वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है? या तो हम साफ कह दें, हमारी रियासत कह दे कि कश्मीर के मामले में हम विड्रॉ करते हैं, तो फिर तो मामले कोई नहीं है, झगड़ा कोई नहीं है। अगर वो 20 साल पहले किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों का बदला लेने के लिए इस हद तक जा सकते हैं,
तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि हम क्या बात कर रहे हैं। हमारा एक वजीर कह रहा है कि एटमी जंग हो जाएगी, एक आदमी कहता है कि हम सुलह कर लेते हैं, एक आदमी कहता है हम हक बरकरार रखते हैं। सारे ऑप्शन सामने रख दिए हैं, इसका मतलब है कि they are confused as they were confused since for the last 70 years। शहजाद साहब, क्या वाकई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मौजूद है या हम एक एज पर हैं? ज़ैगम साहब जी नहीं, मैं एक मिनट, मैं जवाब दे दूं इसका? जी प्लीज गो अहेड। जी शहजाद साहब। अच्छा जी शहजाद साहब, मैं ज़ैगम की एक बात दोहराना चाहता हूँ। दुनिया भर में अमेरिकन एयरफोर्स को ले लो, जिसको टॉप एयरफोर्स ऑफ द वर्ल्ड इस वक्त गिना जाता है, उसके लिए अमेरिकन एयरफोर्स के लिए भी 1 घंटे में 5 जहाज किसी भी दुश्मन के गिरा देना एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, तारीखी कामयाबी। और एक ऐसी एयरफोर्स के खिलाफ जो कि दुनिया की 4थी बड़ी एयरफोर्स है, उसके खिलाफ जिसकी बर्तरी उसकी बराबर बर्तरी है। पाकिस्तान एयरफोर्स अगर 5 जहाज गिराती है या 4 जहाज गिराती है उनके 1 घंटे के अंदर, एक इस तरह की कॉम्बैट के अंदर जो कि सख्त इंटेंस कॉम्बैट है, ये वीडियो गेम नहीं है, ये एक जंग है जिसके अंदर के जहन और फिजिकल और हर चीज जो है उसका मैक्सिमम इंटेंसिटी पे चल रहे हैं। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी है, तारीखी कामयाबी है, शायद तारीख में ऐसी कामयाबी। हाँ, दूसरी जंग अजीम में होता था, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आ रही है कि अच्छा हम असल में क्या करना है। देखिए, 2 चीजों की ज़ैगम साहब ने जो बात की या जो मैंने कोशिश करने की बात की, उसमें 2 चीजों का जिक्र जरूरी है। पहली बात यह है कि आपकी डिटरेंस जिसे कहते हैं, डिटरेंस किस चीज को कहते हैं? मेरी मुआशी डिटरेंस हो सकती है, मेरी मिलिट्री डिटरेंस हो सकती है, मेरी न्यूक्लियर डिटरेंस हो सकती है, मेरी इसराइल की तरह एक पूरे खत्ते के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डिटरेंस हो सकती है, यानी उसके पीछे ऐसे लोग खड़े हैं, तो ये डिटरेंस होती है। जब आप अपने डिटरेंस को इस्टेब्लिश कर चुके हो और दोबारा साबित कर चुके हो एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ जो कि आपसे 5 गुना बड़ा है, तो आप उस बर्तरी को, मैं बर्तरी पे आ जाता हूं, डिटरेंस और बर्तरी दोनों को साथ साथ लेके चलता हूं, उस बर्तरी का इंतजार करेंगे कि अच्छा ये बर्तरी अब आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो जाए, खत्म हो जाए, लोर हो जाए, मैं उस जगह पे पहुंच जाऊं कि कल को मुझे कोई आके बोले कि अब तुझे ये मानना पड़ेगा। आज मैं क्या अपनी सफारती इनिशिएटिव के साथ इस पोजीशन में जिसमें मैं बैठा हूं, अगर मैं सफारती मूव करूं बेहतर तौर पे और स्ट्रेंथ गेन करूं, सफारती स्ट्रेंथ, और मैं उसके बाद अपने मामलात को रिजॉल्व करने की कोशिश करूं जिसके अंदर इंटर क्वार्टर ट्रीटी भी आती है, तो क्या मेरे लिए ये मौका और ये इस्तेमाल बेहतर नहीं है डिटरेंस को होल्ड करते हुए? तो ये वो चीजें जो कि बेशक जो बात इन्होंने की, जो बात की इन्होंने इफ्तिखार साहब ने, यही इस डिबेट की खूबसूरती है। इफ्तिखार साहब जो बात कर रहे हैं वो भी डिबेट का हिस्सा है, जो मैं बात कर रहा हूं वो भी डिबेट का हिस्सा है। और ये जो डिबेट हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इसी के अंदर ही एक जो हकीकत है वो सामने आएगी। जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी फैसला होगा कैलिब्रेटेड फैसला होगा। साहब, क्या ये हकीकत नहीं है कि हमने इसी जो जंग है जो हवाई जहाज़ों की, हमारे एक पायलट ने लम्हों के अंदर कितने जहाज ख़त्म कर दिए थे? वो ज़माना हो गया, वो ज़माना और था, उसमें हुआ था ना साहब। रज़ा रूमी साहब, यहाँ पे डिटरेंस की बात हो रही कि नहीं, भारत, मैं एक्सप्लेन कर दूं। वो उस वक्त वो इस तरह की जंग थी जिसके अंदर के जहाज की स्पीड 300 मील फी घंटा होती थी। आज का जो जहाज है, जो क्लोजर रेट है, उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, क्या उस वक्त ऐसा हुआ था कोई वाकया? तो उसमें जहाज करीब होते थे, उसमें बंदूक के साथ चलाते थे, मिसाइल नहीं चलाते थे, तो बंदूक के अंदर आपको बहुत करीब होना पड़ता था एक दूसरे के। तो जहां पे 4-5 जहाज इकट्ठे हो जाएं, तो उसके लिए ये मुमकिन था कि वो 30 सेकंड या 1 मिनट या जो भी उसने टाइम लिया, एक चक्कर के अंदर उसने 3 या 4 जहाज मार गिराए। तो ये मुमकिन था उस जमाने के अंदर, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि बहुत खुल गई है जंग, दूर दूर से होती है, फासले बहुत दूर दूर हैं। अपनी अपनी सरहदों के अंदर से। रज़ा रूमी साहब, यहाँ पर जो भारत की डिटरेंस कमजोर होने की बात की, या ये कि पाकिस्तान एक इस वक्त गेनिंग पोजीशन में मौजूद है, ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान के हक में जा रही है, किस तरीके से पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक फ्रंट पर देखा जा रहा है? दुनिया की जाने से सब्र तहम्मुल का बहुत ज्यादा कन्वे किया गया है, लेकिन हमारा मसला भी वहीं खड़ा है, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस में डालने की बात की जाए, या दरियाओं का पानी रोकने की बात की जाए, या फिर हमारे यहाँ डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाने की कोशिश की जाए। अब पाकिस्तान को किस तरीके से उस डिप्लोमेटिक फ्रंट को अपने फायदे में इस्तेमाल करने की जरूरत है? देखिए, डिप्लोमेसी पे मैं आता हूं, लेकिन इससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें एक चीज जिसका कि बड़ी वाज़ेह तौर पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो आज मीटिंग थी और जो उसके फैसले हैं, उसमें गो अहेड तो दे दिया गया है,
उसमें तो बहुत क्लियरली ये बात हुई है कि पाकिस्तान की जो अफवाज है वो अब आगे जो फ्यूचर का लाए अमल है वो तय करेंगी, और यकीनन इससे मैंने तो यही अखज़ किया कि मजीद इसके ऊपर शायद और भी कार्रवाई होगी। इस पे तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमने जो अपना दिफा किया और उनको जवाब बिल्कुल दिया, उनके 5 तैयारे जितने भी वो और उनकी एयरफोर्स की जो कमजोरी है वो उसको भी अया कर दिया, खुद हिंदुस्तान पर और दुनिया के ऊपर भी। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान, जैसे आपने अभी इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र किया, चनाब का पानी जो कल पिछले 2-3 रोज से जो ये मामला चल रहा था, और मजीद जो जिस तरह के इक़दामात इंडिया उठाना चाहता है उसका जवाब तो पाकिस्तान को देना होगा। क्योंकि देखिए, हमारा तो इस मामले में बहुत क्लियर जो डॉक्ट्रिन है, स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन जो है, उसमें अगर पाकिस्तान के पानी की जो है सप्लाईज, उसको अगर कोई छेड़छाड़ करता है, बंद करता है या साफ करने की कोशिश करता है क्या, तो वो तो उसका तो जवाब बिल्कुल बनेगा, क्योंकि वो तो हमें अपना दिफा करना है। लेकिन मैं बात वहीं दोहराऊंगा कि पाकिस्तान की ये हमेशा से मौकफ भी रहा है, चाहे वो 2019 भी हो, अभी भी हो, कि हम जिम्मेदाराना रियासत की तरह एक्ट करते हैं। हो गया। इंडिया ने अपनी जो तरीकाकार है उससे ये दिखाया है कि वो बिल्कुल ही एक अग्रेसिव, आउट ऑफ कंट्रोल, जिसे कहना चाहिए एक फाशिस्ट रियासत की तरह वो एक्ट कर रहा है। अब रही सिफारतकारी की बात, तो जी रजा एक सेकंड, क्या हमारा जो रवैया है इसको दुनिया में अप्रिशिएट किया जाता है? मेरे ख्याल से इफ्तिखार साहब, इस बार तो किया जा रहा है, और किया जाता 2019 में भी किया गया था। आप देखें ना, इस बार दुनिया ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया, जिसकी कि उसको बहुत तवक्को थी कि सब आकर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएंगे, चाहे वो अमेरिका हो, बरतानिया हो, यूरोपियन यूनियन हो। किसी ने नहीं किया। सब ने कहा है कि कोई सबूत नहीं है, सब ने कहा है कि आप सबूत लाइए, और आप ये बात जो कर रहे हैं, और अभी आप ये कल की कार्रवाई के बाद आप जितने बयानात भी देख लीजिए दुनिया भर से, वो सब ये कह रहे हैं कि रिस्ट्रेंट की बात करें, डायलॉग की बात करें, अमन की बात करें। कोई ये नहीं कह रहे कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया लोगों ने। और तो मेरे ख्याल से हमें इस वक्त जो अहम हमारे लिए जो इशू है, और हमने सिक्योरिटी काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा में ये इशू उठाया, और अभी हर फ्रंट के ऊपर आयशा हमें वो करना होगा। ठीक है, जंगी प्रिपरेशन अपनी तरफ जारी है, और सिक्योरिटी के इदारे तय करेंगे कि अगर मजीद क्या कार्रवाई करनी है, वो पाकिस्तान को अपने हालात को देखकर, अपनी दिफाई कैपेबिलिटीज को देख के ही असेसमेंट करनी पड़ती है। वो आप और मैं नहीं कर सकते। मगर हमें ये जरूर कहना चाहिए कि हमारा दफ्तर खारजा और हमारा जो अक़वाम मुत्तहिदा के मिशंस हैं न्यूयॉर्क में, जनीवा में, और इसके अलावा जो हमारी हर तरह से सिफारतकारी का इस वक्त हमें एक पुश करना होगा। एक एग्रेसिव मोड में डालने की, तो यकीनन मिलिट्री कोर्स ऑफ एक्शन तो उसी फ्रंट से लिया जाना है। मगर ज़ैगम साहब, क्या अब यहाँ से आके भारत उसी बात पे फोर्स कर सकता है कि हम बायलैटरल मामला चलाएंगे? क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि 2019 के बाद से तो मामला नहीं चल पा रहे हैं, या फिर एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वो जरूरत बन गई है कि इस सिचुएशन वो मार्जिन हमें निकाल के देगी कि किसी को एक को सालिस बनना पड़ेगा इस खित्ते के मामलात को हल करने के लिए। उसके लिए हमें डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकल फ्रंट पे किस तरह की एग्रेसिव कोर्स ऑफ एक्शन की जरूरत है? देखिए आयशा, पाकिस्तान और भारत के जो मामलात हैं ये आज के मामलात नहीं हैं, ये 75-80 साल के मामलात हैं। और ये समझना कि ये 75-80 दिन में हल हो जाएंगे, ये गलत होगा। ये मसले बहुत टाइम लेंगे, ये महीने लेंगे, ये साल लेंगे। और इस वक्त जिस तरह की हुकूमत है जिसका चूरन ही पाकिस्तान से नफरत, पाकिस्तान दुश्मनी और मुस्लिम दुश्मनी है, उससे ये तवक्को करना कि इस दौर में पाकिस्तान और भारत के मामलात बहुत आसानी से गुफ्तगू से हल हो जाएंगे, चाहे वो बायलैटरली हों या वो मल्टीलैटरली हों, यानी दो मुल्कों के माबैन हों या कई फरीक आपस में बैठकर उसको हल करें, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात होगी। हमें अपनी डिप्लोमेसी से अपनी एफर्ट्स मुसलसल जारी रखनी होंगी, हमें अपनी मजबूती भी दिखानी होगी जैसे हमने दिखाई है। हमें हर तरीके से अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, और डिप्लोमेटिकली भी वो मुल्क जो असर रखते हैं भारत पे इस वक्त कौन असर रखता है? भारत पे नंबर 1 इस पर अमेरिका असर रखता है, उसके बाद हमारे अरब दोस्त असर रखते हैं। तो
उनका असर रसूख भी हमें इस्तेमाल करना होगा, दुनिया के फोरम भी इस्तेमाल करने होंगे। तो ये लंबा मामला है, ये लंबा कलामी की इजाजत, मगर पानी का मामले को हम लंबा लेके नहीं चल सकते ना सर। इंडस वाटर ट्रीटी की बात की जाए, अपने डैम्स की बात की जाए, या फिर दरियाओं का पानी रोकने की बात की जाए, उसके लिए तो हम सालों का इंतजार नहीं कर सकते, भले बाकी मामला सालों में तय हों। मगर इस एक मामले के लिए तो पाकिस्तान को फौरी तौर पर इसका हल दरकार है। आयशा, फौरी तौर पर पानी का कोई मसला नहीं है, ये उर्दू अखबारात का मसला है। भारत पानी का इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। 6 घंटे का पानी रोक लेना इज नो बिग डील। और ये जहन में रखिए कि इस तरह पानी रोकना जो है उसकी कमीनगी जरूर है, लेकिन ये सिंध ताश मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है। इतना वो कर सकता है। अब जितना कोई कर सकता है उसके अंदर कोई कमीनगी वो करे तो वो अलग बात है। इस वक्त जो दिखा रहा है वो सिर्फ अपनी पब्लिक को दिखा रहा है, वो खबरें बना रहा है। अब आप देखिए नीलम पे अगर पानी रुकता है, सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपको देखिए मुझे मुकम्मल तो कर लेने दीजिए। देखिए जहां तक नीलम जेहलम की बात है उस पर तो 1 दिन 2 दिन पानी रोकने का भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे हमारे पास मंगला डैम मौजूद है जिसमें जखीरा मौजूद है। तो हमारा पानी का जो इस्तेमाल आता है वो डैम से निकलकर हमारे पास आता है, जिसमें कई दिन का कई महीने का जखीरा होता है। तो पीछे से 1-2 दिन रुक जाए तो वहां क्या फर्क पड़ता है। चनाब पे बगलियार पे भी जो उसकी कैपेसिटी है वो इस मौसम में सिर्फ 6 घंटे की है। तो उस पर हमें जो करना है वो हमारे पास जो फोरम मौजूद हैं हमें वही इस्तेमाल करने होंगे ना। अब हम उसकी तरह बम लेकर तो नहीं भाग सकते, हमारे पास बैनुल-अक़वामी ठीक हो गया जैगम साहब, ये फोरम्स के इस्तेमाल पर मैं शहजाद साहब की तरफ आऊंगी, लेकिन पहले सर मैं यहाँ पे इफ्तिखार साहब को ऐड कर लूं कि इफ्तिखार साहब के अपने सवाल नहीं किए। इफ्तिखार साहब ने मेरा आपसे सवाल है, आप बस करें सवाल थोड़ी देर के लिए, रोक के अपने सवालों को। ऊपर बात हुई जवाब नहीं है मोदी जी, नहीं जवाबदेह भला नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी बात को मैं तस्लीम कर लेता हूँ कि ये लोग ये पुराने मसाइल हैं, ये दिनों में तय नहीं हो सकते। और आपने कहा कि वो पानी 3 या 4 दिन रोक सकते हैं, उसके बाद ये पानी नहीं रोक सकते। मैं आपसे इस बात पे भी इत्तेफाक कर लेता हूँ, लेकिन अगर वो हमारे डैम को हिट कर जाते हैं तो फिर ये भी उनका हक है, फिर वो कर ले। होगी तो चलिए मैं सवाल कर लूँ। सर हिट करने वालों को सबक सिखा दिया ना सर, 5 जहाज गिरा दिए। नहीं एक मिनट हिट करने वालों को जो कुछ किया है वो क्या कोई कम तो नहीं है। इफ्तिखार साहब की तसल्ली नहीं हो रही, इफ्तिखार साहब कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं असल में। मैं कुछ बड़ा नहीं करना चाह रहा, मुझे कहा गया आपको चस नहीं आई सर, आपको चस नहीं आई, मसला और कुछ नहीं है। मुझे नहीं, मेरी चस की बात नहीं है। ख्वाजा आसफ ने कहा है कि ये मामला दूर तक जा सकता है और एटमी जंग तक जा सकता है। ख्वाजा आसफ ने कहा मैंने तो नहीं भारत पर डाली उसकी। आयशा इस चीज का बड़ा इंटरेस्टिंग बात अभी देखें, इफ्तिखार साहब ने जो कहा ना कि डैमों के ऊपर क्या होगा, मिसाल के तौर पे अगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप झेलम और चिनाब पे जो इंडिया के डैम हैं उनको जब तबाह करते हैं, खत्म करते हैं, तो फिर भी पानी आप ही के पास आपके डैमों के ऊपर आके जमा हो जाता है, यानी नीलम झेलम भी रुड़ जाएगा साथ ही। वैसे ही जो एक छोटा सा सबको रुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए सब कुछ बह जाएगा, इसलिए 16 फुट, हाँ सब कुछ बह जाएगा। उसमें कश्मीर बह जाएगा और पाकिस्तान बह जाएगा। कश्मीर नहीं, हम बह जाएंगे, कश्मीर नहीं बहेगा। मैं ज़ाहिर है झेलम और चनाब उधर से निकल रहे हैं तो उनको भी फर्क पड़ेगा। 16 फुट की लहर आएगी जी, तो कहने का मतलब है कि ये पाकिस्तान को जो भी कदम उठाना है, ये कहने को तो हम नारा लगा सकते हैं कि उन हमारे डैम को हिट किया है उनके डैम को भी हिट करो, लेकिन ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती, उनको देखना पड़ता है। और फिर ये ऐसा काम है जो इंटरनेशनली गलत है, ये कॉन्वेनेंट्स के खिलाफ है। आप किसी भी उनको भी देखना चाहिए ना कि उनको भी जो देखना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं उनको मार पड़ी है, इसीलिए मार पड़ी है उनको, इसीलिए मार पड़ी है। सबको उस मार की तसल्ली नहीं हो रही, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये पिछली ट्रांसमिशन में भी इनका बस नहीं असल मसला ये। हां जी शहजाद साहब जी बताइए, अब आप कुछ पूछना चाह रही थी। सर मैं फोरम्स के अवेल करने की बात कर रही थी। अगर हम एक अपना पिछला तरीकाकार देखें तो बहुत से ऐसे मामला थे जो आलमी फोरम्स तक लेकर गए, मगर हमारी फेवर में ना तो उनके नतायज उस तरीके से आए, ना वो हमें फायदा दे सके हैं। अभी हम जब ये पानी के मामले की बात करते हैं तो ऑलरेडी 22-23 में वहां पर हमारे पिछले इश्यूज पड़े हैं जो कि भारत के साथ पेंडिंग है। कल आप गुफ्तगू करते हुए एक रिव्यू की बात कर रहे थे। सवाल आपसे ये है कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है जो कई दहाइयां पुरानी है, पानी को लेकर, दोनों तरफ की आबादी को लेकर और बहुत से मसाइल को लेकर, जो आज की ग्राउंड रियलिटी, क्या बैठने को तैयार होंगे दोनों मुल्क के इसके ऊपर एक रिव्यू की तरफ जाया जाए और चीज़ों को बेहतर तौर पर कंडक्ट किया जा सके जो दोनों मुल्कों के फायदे? आयशा 1987 से इंडिया ने हमें उलझाए रखा एक कॉम्पोजिट डायलॉग के अंदर। 1987 ये पहला फैसला हुआ 1987 में कि दोनों मुल्क बैठ के
इन मामलात को इस तरीके से तय करेंगे आपस में। बायलैटरलिज्म ऑलरेडी इस्टेब्लिश था इन दोनों को, और वो कॉम्पोजिट डायलॉग स्टार्ट हो गया। तो उस कॉम्पोजिट डायलॉग में उसकी रफ्तार ऐसी थी कि वो चलते चलते 2008 हो गया और कॉम्पोजिट डायलॉग अपनी मौत खुद मर गया। अच्छा, मैं उसके अलावा ट्रैक 2 का पाकिस्तान की तरफ से, आपको पता है, शायद सबको पता है, मैं बहुत हिस्सा रहा हूं भारत के साथ, और मैंने उनका रवैया वहां पे पिछले, मतलब जब मैं था तो 7-8 साल में बहुत खूब जांचा। बड़े उनके लेवल के ट्रैक 1.5 भी समझिए, कुछ उनके गवर्नमेंट के भी लोग आते थे वगैरह वगैरह। तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलके बैठ के किसी मसले को हल करेंगे। वो पाकिस्तान को दबाए रखेंगे जब तक पाकिस्तान दबता है। जब तक पाकिस्तान दबेगा वो, ये मेरी कंक्लूजन है। इसलिए खुद पाकिस्तान और भारत बैठ के कुछ भी हल नहीं कर सकते, आपको किसी ना किसी को शामिल करना पड़ेगा। सालसी कह लीजिए, अपना वो यूनाइटेड नेशंस कह लीजिए, अमेरिका का असर कह लीजिए, अपना सऊदी अरेबिया यूएई वाले भाई कह लीजिए, जो भी बनता है सालिस आना पड़ेगा, और उसको बैठ के पाकिस्तान। अब जब आपने जिक्र किया कि कल मैंने कुछ कहा था, देखिए जब आप कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ेगा ना, कोई आपको कैरेट लटकानी पड़ेगी किसी के आगे। एक तो आज कैरेट हमने रात को लटका दी कि अच्छा इंसान बनो, वरना ये भी हो सकता है, और अभी हमारे हाथ में है कि हम उसके बाद क्या करें। यानी बहुत कुछ हो सकता है ना, हमारे पास तो हर किस्म का हथियार है। ये जरूरी नहीं कि हम कोई 20 किलो टन वाला या 30 किलो टन वाला खुदा न खास्ता न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास और बड़े ही छोटे भी हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए ये सारी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है। शहजाद साहब, आप जब ऑप्शंस की और उसकी बात करें, मुझे ये फरमाइएगा सर कि किस तरीके से मुमकिन है वो सालिस कौन हो सकता है? क्या आपको लगता है कि हालिया दिनों में कोई चैनल ओपन अप हुआ है बैक एंड पे? आयशा सुने, तो इसलिए स्पेस क्रिएट, अभी तक आपके पास स्पेस खुल नहीं रही थी। अब मैंने कहा था ना कल आपको, सिक्योरिटी काउंसिल ने आज तक कश्मीर का नाम नहीं लिया था, और परसों जो मीटिंग हुई उसके अंदर कश्मीर का नाम फर्स्ट टाइम लिया गया। ये स्पेस क्रिएट हुई, आपने उसको इस्तेमाल किया। लेकिन अब जो स्पेस क्रिएट हुई है आज के दिन में, और इस इंतजार में भारत बैठा है कि पाकिस्तान क्या करेगा, अब हमें वो वाली डिप्लोमेसी चाहिए जिसका जिक्र रजा रूमी साहब कर रहे थे, जो कि अब इन मामलों को बोले कि देखो पाकिस्तान के पास आज भी ऑप्शन है, लेकिन हम दुनिया के वसीतर अमन की खातिर हम आपके साथ किसी ना किसी के साथ बैठ के मामला को हल करने की, और उसमें फिर सॉल ले दे होता है, रिव्यू करें, रीअसेस करें, अपनी पोजीशन को देखें, बिठाएं तो सही, उसमें कश्मीर को भी शामिल करें। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि इसको आपको डिप्लोमेटिकली आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये अनफॉर्चुनेटली ना मेरा काम है, ना आपका, ना जगम साहब का या किसी और का, ये डिप्लोमेट्स का काम है। और हमें इस पे तालियां नहीं बजानी चाहिए कि हमने दबा दिया इंडिया को, आज उनके जहाज मार दिए, यूं कर। अब इससे कुछ फायदा भी हासिल करना, और वो फायदा जंग को कंटिन्यू करने में नहीं है, वो फायदा इस चीज में है कि हम आज जो मौका आया है इसको पाकिस्तान के हक में कैसे बेहतर इस्तेमाल कर। ठीक हो गया। इफ्तिखार साहब, अभी ये जो बात हो रही है कि इस मौके को अपने हक में कैसे इस्तेमाल किया जाए, शहजाद साहब ने कह दिया कि बायलैटरली नजर नहीं आता, कोई ना कोई सालिस चाहिए। ऊपर रजा रूमी साहब बात करते हैं कि ये जब तक मोदी की हुकूमत है मुश्किल नजर आता है, तो क्या मोदी की रुखसती वो मार्जिन देगी हमें, चीज़ों को चलाया जाए, मोदी मौजूद ना हो, ये वाली सोच और आइडियोलॉजी मौजूद ना हो, तो ही खिता अमन की तरफ जाएगा, या वो कोएग्जिस्टेंस जो है पीसफुल, हम उसको समझ पाएंगे? देखिए, अगर तो हम मोदी का इंतजार कर रहे हैं तो मोदी तो काफ़ी अरसे के लिए भी यहीं पे है, और वो और ख़राबी पैदा करेगा, ये मैं आपको बता दूं। नहीं, मगर उसकी खराबियां ही उसको पॉलिटिकल कॉस्ट भी तो कर सकती हैं। देखिए, वो क्या उसको पॉलिटिकल, एक बात की जो अच्छी बात हुई कि वो जो कहता था ना इस दफ़ा 400 सीटें, वो उस कौम ने इसको समझा, और उसकी जो हिंदू की तरफ झुकाव था दीवानावार, उसकी बिना पे वो 400 का आंकड़ा नहीं ले सका, तो हम सब लोग बच गए। अगर वो उसके बाद 400 का आंकड़ा होता तो पता नहीं वो क्या हमारे साथ करता। ये बात कहनी बहुत अच्छी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि शहजाद साहब जैसा सीनियर आदमी जो इस सारी की सारी डिबेट में उनके साथ रहा, इस नतीजे पे पहुँचा है कि उनके साथ बात करना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। और मेरा दोस्त जो अमेरिका में बैठा है, रजा रूमी, जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, अब वो मुझे ये मशवरा दे रहा है कि ये मामला मैं लेके जाऊँ वहाँ पे। कहाँ लेके जाऊँ यार, मुझे कोई लड़ाई में शौक नहीं है। लड़ाई बुरी चीज़ है, लड़ाई बुरी चीज़ है। और चलो ये कहती है हम लड़ाई लड़ नहीं सकते, ये बुरी चीज़ है। लेकिन भाई बात ये है कि जिस बुनियाद पे ये लड़ाई हुई है, जिस बुनियाद पर उन्होंने 10 साल पहले किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों के ऊपर आके प्लानिंग के साथ बम्बारमेंट की है, हमें इस पर भी सोचना चाहिए कि असल मसला जो है कश्मीर का, उसका हल किस तरीके से निकाला जा सकता है और हमें क्या करना होगा।
रज़ा रूमी साहब, क्या वाकई इंटरनेशनल ग्राउंड के ऊपर ये एहसास हो गया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट था, है और रहेगा? जब तक इसका हल नहीं निकला खित्ता सुकून की तरफ नहीं बढ़ सकता। भले पिछले 10 साल में भारत ने 100 ये कोशिश कर ली हो कि यहाँ कोई मामला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता उसने पाकिस्तान को बहुत से फ्रंट पर आइसोलेशन में डाला, लेकिन कल से अब तक के सफर ने भारत के लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। देखिए, जहां तक तो कश्मीर का मामला है, हिंदुस्तान ने बड़ी कोशिश की। पहले उन्होंने शिमला एग्रीमेंट किया कि ये इंटरनेशनल फोरम पे मत जाए। हमने उसको, उस वक्त हमारी पोजीशन जो थी आप सबको मालूम है, हमने वो दस्तखत कर दिए। उसके बाद कोशिश होती रही, कई दहाइयों पे मुहित पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बातचीत भी हुई, लड़ाई भी हुई, और वो फिर अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कश्मीर को जम कर लिया। उनका ये ख्याल था कि शायद इससे ये मसला हमेशा के लिए हल हो गया है। तो पहली तो ये बात है कि वो हल नहीं हुआ। ये पहलगाम के ऊपर शोर भी इसीलिए ज्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, उसकी वजह यह कि मोदी को अब ये चैलेंज किया जा रहा है, वहां की अवाम जो है और वहां पे जो मोदी मुखालिफ सियासतदान है वो ये कह रहे भाई आपने तो ये कहा था कि कश्मीर में तो अमन आ गया है और ये मसला हमेशा के लिए हल हो गया, ये तो नहीं हुआ। और फिर आपने देखा कि इस अटैक के बाद सदर ट्रंप ने भी जो कहा, उन्होंने कहा कि वो कश्मीर के ऊपर 1000 साल से लड़ रहे हैं, और भी दुनिया के तकरीबन कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसने जिक्र ना किया हो कि उनके डिस्प्यूट्स हैं। अब बात यही होती है आयशा कि हमें ये जो क्राइसिस है ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। ये अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि अब हमें पाबंद नहीं होना चाहिए शिमला एग्रीमेंट के तहत कि हम इसको इंटरनेशनल फोरम पे नहीं उठाएंगे। मैं ये समझता हूं कि ज्यादा अहम ये होगा कि हमें कश्मीर के मामले को, चूंकि हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है पिछले 70-75 साल से कि कश्मीर और कश्मीरियों के साथ जुल्म हुआ है, इसलिए हम उसको अब बिल्कुल इंटरनेशनल फोरम्स में लेके जाएं। जो यूएन की करारदादें हैं जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, इल्तवा में है, उनको उठाने का वक्त है। और हाँ, अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो बिल्कुल उसका मुंह तोड़ जवाब भी हिंदुस्तान को देना चाहिए। मैं कतन ये नहीं कह रहा, इफ्तिखार साहब की बात मैं सुन रहा था, इफ्तिखार साहब मैं कतन ये नहीं कह रहा कि हम पीछे हट जाएं या हम हिंदुस्तान को और स्पेस दे दें या सिर्फ हम डिप्लोमेसी पे इन्हिसार करें। बात ये कि हमें कौमों को अपनी स्ट्रेटजी जो होती है वो एक मिक्स के साथ बनानी होती है। उसमें सिफारतकारी भी होती है, उसमें जंगी ऑप्शन भी होता है, उसमें मिलिट्री जो है वो भी एक पूरी स्ट्रेटजी होती है। तो इसलिए एक इस वक्त हमें जो है पाकिस्तान के अंदर, और मुझे इस वक्त इस बात की खुशी है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो गवर्नमेंट है वो और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है, जैसा कि हमने देखा है। और उनकी जो एक यूनिफाइड किस्म की स्ट्रेटजी है, यानी कि कोई तफावत, माजी में ऐसा होता है, हमने देखा है कि सिविलियन जो हुकूमतें होती हैं उनका मौक़िफ़ ज़रा फ़र्क होता था, इस बार ऐसा नहीं है। और इसी वजह से मेरे ख्याल से शायद बेहतर फैसला साजी जो है वो हो पाएगी। अभी ये कहना बहुत कबल अज़ वक्त है कि हमें आगे बढ़कर हमला कर देना चाहिए या हमें जाकर उसका बदला लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये मामलात जो है ये इसके ऊपर गौर ख़ौज़ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। जी, बढ़ना चाहिए। ज़ैगम साहब, जैसे आपने भी ऊपर गुफ्तगू करते हुए कहा कि एक पाकिस्तान की अचीवमेंट है जो गुज़िश्ता रात हुआ, और भारतीय पॉलिसी के अंदर या उनके एक्शन के अंदर गलतियां और कमज़ोरियां दिखाई दी हैं। मोदी हुकूमत की तरफ से पहलगाम के बाद भी एक खाई फैलाई गई, फिर उसमें मीडिया का भी एक किरदार रहा, अपोजिशन और सियासी जमातें इंतजार करती रहीं क्या किया जाएगा, मगर कर लिया गया ऑपरेशन सिंदूर। आपके ख्याल में ऑपरेशन सिंदूर वहां भारत की सियासत में किस तरह का और क्या किरदार अदा करेगा? देखिए, ये भारत का थिएटर है, ये वहाँ का सर्कस लगा हुआ है और वहाँ के तमाशाई हैं, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि उस सर्कस के क्या नताइज निकले हैं। मसला ये है कि उस सर्कस पर, उसकी तालियों पर, उसके तमाशाइयों पर बीजेपी की कंट्रोल है और मोदी साहब का कंट्रोल है। दुनिया में कैसा ही वाक़या हो वो अपने अंदाज में उसको पेश कर सकते हैं, तालियां ले सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, करते रहें, हमें से क्या मतलब, वो हमारा थिएटर तो नहीं है। हमने तो ये देखना है कि हमारे मफादात कहाँ पे, उन पे क्या असर पड़ रहा है, और हमने ये देखना है कि उनके इंटरनल पॉलिटिक्स के मुज़बिरात हमारे साथ भारत के ताल्लुकात पर क्या हैं, हमारे सिक्योरिटी पर क्या है, हमने तो उसको देखना है। बाकी जो उनके इंटरनल सियासत है
वो नहीं लगता कि इस वक्त को बहुत जल्दी तब्दील होने वाली है। जिस तरह का कब्जा मोदी साहब ने जमा लिया है भारत पर, जिस तरह की नफरत के साए वहां गहरे हो गए हैं, जिस तरह की सियासत ने वहां जन्म ले लिया। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, मोदी अपनी दाखिली सियासत ही हेट के ऊपर कर रहा है, मुसलमान या पाकिस्तान की तरफ नफरत बेच के कर रहा है। तो फिर दुरुस्त कर रहा है, वो कैसे इग्नोर लेकिन हो वो उनके अंदरूनी मामला है। हमने ये देखना है कि उसके हमारे ऊपर असरात क्या हैं और हम कैसे अपने आप को महफूज बनाएं जो हम बना रहे हैं। ठीक है जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, गुफ्तगू पिछली गुफ्तगू से थोड़ा सा मैं कुछ ऐड कर दूं। देखिए, जो इंडस वाटर ट्रीटी है और पाकिस्तान के जो इख्तलाफात हैं अब तक भारत से, वो टेक्निकल नौयत के हैं। भारत ने जो उसको हिस्सा मिला है इंडस वाटर ट्रीटी से, उससे एक बूंद भी ज्यादा नहीं ली, वो ले नहीं सका। जो उसका हिस्सा बनता है वो भी वो नहीं ले सका। बात सिर्फ इतनी है कि वो बिजली बनाने के जो प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसको इंडस वाटर ट्रीटी इजाजत देती है, उस पर हमारा एतराज होता है कि ये टेक्निकली ये इनकी स्पेसिफिकेशंस उसके मुताबिक नहीं है जो इंडस वाटर ट्रीटी कहता है। उसका साइज छोटा है, उसका साइज बड़ा है। उसमें पाकिस्तान का फियर सिर्फ इतना है कि कहीं ये पानी जो जमा करेगा बिजली बनाने के लिए, उसको स्ट्रेटेजिकली तो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। जो इंतहाई इकदाम होता है बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी होता है। तो जिस तरीके से उस मामले को हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। ये दरिया बहुत मुश्किल दरिया है। इस दरिया से पानी डाइवर्ट करना इन दरियाओं से बहुत बड़े सरमाए का काम है और 10 से 20 साल का काम है। उसकी पहली ईंट भी नहीं रखी गई। ये कोई अर्जेंट मामला नहीं है। ये भी ऐसा मामला है जो पाकिस्तान देख भी रहा है, जिसको काउंटर कर भी रहा है और करता रहेगा। ठीक, शहजाद साहब मुख्तसरन अगर मुझे कहिएगा कि शहजाद साहब गालिबन हमारे साथ नहीं है, इफ्तिखार साहब अगर मैं आपकी जानिब आऊँ, भारत ने जितनी बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर दी हैं, क्या उसके ऊपर भी कोई FIR होगी? क्या वो उसके ऊपर भी वो दबाव आएगा कि मजबूरन उसे अपने कोर्स ऑफ एक्शन को ठीक करना होगा? मैं कहता हूँ कि जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है, हमें खुल के कहना चाहिए ये हिंदुस्तान कर रहा है। इफ एंड बट्स में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल खुल के। अगर वो 10-20 साल के बाद उन मसाजिद पे हमला करके इंसानी जानों को ख़त्म कर सकता है कि उन मसाजिद में कभी उसके मुखालफिन ने कोई नमाज पढ़ी हो, तो जो अमल जारी है बलूचिस्तान में पाकिस्तान को तबाह करने का, पाकिस्तान को तोड़ने का, पाकिस्तान को सबटॉश करने का, पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पे मफलूज करने का, हमें खुल के दुनिया को बताना चाहिए कि इसके पीछे ये हैं। और जो अगर ये दोषी इनके पास हैं तो वो इनको पब्लिकली शेयर करने चाहिए हमारे साथ भी। मैं बिल्कुल हिंदुस्तान पे एतमाद नहीं करता। ठीक है, मैंने उनके 4 जहाज़ गिराए गए, 10 जहाज़ गिराए, ऐसी बात ठीक है, बहुत सुपीरियर हैं हम उनके मुकाबले में, मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ मसाइल में वो ऐसी खेल कर रहा है जिससे हमें नुकसान पहुँच रहा है, और उस नुकसान से बचने के लिए पहलगाम का वाक़या हुआ है। पहले उसने पूरी कोशिश की कि KPK और बलूचिस्तान की जो सरहदें हैं उसको इस्तेमाल हमारे ख़िलाफ़ इस हद तक करे कि हम बिल्कुल एक कमज़ोर रियासत साबित हों। जब देखा कि हमारे फ़ौजियों ने रेजिस्ट किया, हमारे अदारों ने रेजिस्ट किया, तो वो उसने पहलगाम का खेल किया। मैं सिंपल एक बात चाहता हूँ, हिंदुस्तान के साथ मैं दोस्ती चाहता हूँ, मैं अमन के साथ रहना चाहता हूँ। कश्मीर के मसले को हल कर दो, मेरा उनके साथ इशू कोई नहीं है। और ये जो दोस्त कहते हैं ना पानी का फ़र्क नहीं पड़ता, खुदा की कसम मैं काश्तकार हूँ। अगर एक फसल में एक वक्त ऐसा आता है कि अगर मेरा पानी 4 दिन ना मिले ना, 4 दिन सिर्फ, तो मेरी फसल तबाह हो जाती है। मैं इस बहस में अपने आप को उलझाना नहीं चाहता। मैं दोस्ती चाहता हूँ बराबरी की सतह पे। मैं दोस्ती चाहता हूँ उस अनफिनिश्ड एजेंडे को ख़त्म करें जो 1947 का है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर यकीनन एक फ्लैश पॉइंट है और बार बार ये याद दहानी हमें होती रहती है जब भी भारत जारहियत करता है या कोई भी दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आते हैं कि इस मसले को हल किए बगैर खित्ते को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना मुश्किल ही है। मगर इसके लिए दुनिया को अब अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बायलैटरल मामला इन दोनों मुल्कों के दरमियान बिल्कुल स्टैंड स्टिल हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। एक ब्रेक लेंगे और ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आप हेडलाइंस देखिए और उस हेडलाइन ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं।
आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से भारत के साथ जो ताल्लुकात मामलात हैं, क्या जो गुज़िश्ता रोज़ से अब तक के वाक़यात हुए हैं, जो एक जंगी सूरत हाल, कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल या कशीदगी का मामला है, वो डाई डाउन होने जा रहा है, क्योंकि भारत के जो NSA हैं वो ये कन्वे कर रहे हैं आलमी क़ुव्वतों को कि हम यहाँ से आगे एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान की जानिब से इख्तियार ज़रूर दे दिया गया है UN के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत कि हमारी मिलिट्री इख्तियार रखती है अपने सेल्फ डिफेंस का, जब जहां जैसे चाहे उस इख्तियार को इस्तेमाल कर सकती है। मगर साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्तकिल ज़िम्मेदार रियासत का मुजाहरा करते हुए, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए इस पूरी सूरत हाल को बहुत समझदारी से टैकल कर रहा है। सिर्फ हम अपने डिफेंस पर हैं कि हमारे साथ उलझा ना जाए। इसी पर गुफ्तगू रही पिछले घंटे में भी, लेकिन एक चीज़ अब जो आगे बढ़कर सामने आ रही है वो है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और मामलात को आगे कैसे बढ़ना है। क्या हमें सिफारती फोरम्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और किस तरीके से उनका इस्तेमाल होना चाहिए। एजाज़ चौधरी साहब, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा, हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया। अब कहीं ना कहीं अगर मामलात थोड़ा कूल डाउन होते हैं, एक ठहराव की तरफ बढ़ते हैं, जो भी एक एस्केलेटेड सिचुएशन थी वो किसी तरीके से कंट्रोल में आती है, तो आपके ख्याल में किन फोरम्स को पहले इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अगर इतनी रिस्ट्रेंट स्टेट का मुजाहरा कर रहा है तो इन फोरम्स के ज़रिए कुछ ना कुछ गेन कर सकता है? ये पाकिस्तान मॉरल हाई ग्राउंड तो यकीनन ले चुका है, क्योंकि ये हिंदुस्तान ने वार किया, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हिंदुस्तान का जो वार था वो उनकी तरफ से पहलगाम की तरफ से रिस्पांस था। यानी मैंने उनके अखबारों में देखा, वो इसको रिस्पांस कह रहे हैं। भाई रिस्पांस कैसे है? ये तो साबित ही नहीं हुआ कि पहलगाम जो है वो पाकिस्तान ने कराया। ना आपने इन्वेस्टिगेशन की, ना न्यूट्रल, ना अपनी, और ना ही कोई एविडेंस मिली, ना ही बैनुल अक़वामी बरादरी ने आपका ये बयानिया तस्लीम किया कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो फिर आपकी तरफ से रिस्पांस तो नहीं है, ये तो एक्शन है आपने किया और उसका फिर रिएक्शन पाकिस्तान अपना हक रखता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद किसी वक्त करेगा। लगता यही है। पाकिस्तान ने इस वक्त जो काम किया वो तो सिर्फ ये किया है कि एक जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि सिर्फ आपको जो ऑनस्लॉट थी उसको रोका है, वो जहाज गिराए हैं। अब क्या पाकिस्तान ये एक्शन फौरी करेगा या लेट करेगा, ये इन्होंने उसका इंदिया नहीं दिया। सरप्राइज का एलिमेंट रखेंगे। क्या इसके अंदर एस्केलेशन का खतरा है? बिल्कुल है खतरा, क्योंकि ये तो नहीं पता कि अब हिंदुस्तान के इस वाक़े के बाद पाकिस्तान क्या करेगा। हिंदुस्तान ने किया क्या है? उन्होंने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिविलियंस को मारा है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप को अटैक किया, ये कहकर कि ये टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। अब पता नहीं पाकिस्तान क्या करता है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो पाकिस्तान को इमीडिएटली कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी मॉरल हाई ग्राउंड आ चुकी है हमारे पास, और हमें इस वक्त एक सहाफारती महाज पर ज़्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए। दुनिया इस वक्त वाकई पाकिस्तान साथ देगी। अभी सारी दुनिया ने ये हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को कहा है कि तहम्मुल से काम लें, एस्केलेट ना करें। बिल्कुल सही कहा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बीच में कहा कि भाई हिंदुस्तान गलत कर रहा है। हिंदुस्तान यकीनन गलत कर रहा है। इसमें उन्होंने, उनके पास कोई जवाब अब बनता नहीं था जब उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कोई एविडेंस नहीं दी। तो ये मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक दोबारा एक सफारती ब्लिट्ज़क्रीग करे, डिप्लोमेटिक, और पहुंचाए ये अपना पैगाम कि देखें ये हमारे साथ इन्होंने ये ज्यादती की है, लेकिन हम उसका हक रखते हैं। देखिए अगर आप नहीं रखेंगे, अगर आप ये नहीं दे, तो हिंदुस्तान कल को कहेगा अच्छा जी फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब ये हक रखता हूँ। मैंने उरी के बाद एक खुफिया सी की, LOC के क्रॉस, फिर पुलवामा के बाद मैंने थोड़ी बड़ी की, और अब मैंने उससे भी ज्यादा की, विच का मतलब ये कि ये वतीरा ही बन जाएगा। तो पाकिस्तान को ये डिटेरेंस तो खत्म, ये मतलब करनी है, इसको मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना है, लेकिन वो क्या करेगा, कब करेगा, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर मेरे ख्याल में डी एस्केलेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो रिस्क बहुत ज्यादा है कि जंग शुरू हो जाए, जो मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के लिए ठीक नहीं है। जी एजाज चौधरी साहब, मिलिट्री साइड पर जो भी एक्शन होगा, जो डिसीजन होगा, वो तो वहाँ तक है, मगर अगर सिफारती महाज की बात की जाए, जैसे भी एक तो हवाला आपने खुद दे दिया, उड़ी, पुलवामा और फिर पहलगाम, भारत एक एक स्टेप हमें आगे दिखाई देता है, यानी कि वो कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है कि मैं किस हद तक करके फिर पीछे जा सकता हूँ। एक तो शिमला मुआहिदा है कि आपको बायलैटरल मामला हल कर रहे हैं, जिसका कोई नतीजा नहीं आज दहाइयों बाद भी। क्या पाकिस्तान को शिमला को साइड पे रखते हुए दुनिया को इस बात पर अब दबाव देने की जरूरत है कि हमें यहाँ पर हल चाहिए और कोई थर्ड पार्टी हो जो इस मामले का या इस खित्ते के इस फ्लैश पॉइंट को हल की तरफ लेके जा सके?
जी बिल्कुल कहना पड़ेगा। जहाँ तक शिमला एग्रीमेंट का ताल्लुक है, शिमला एग्रीमेंट तो प्रैक्टिकली तो डेड हो गया, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट ने क्या किया था, उसने ये किया था कि जो यूएन नेगोशिएटेड सीज फायर लाइन को बायलैटरली नेगोशिएटेड एलओसी में बदल दिया। तो हिंदुस्तान ने कहा कि भाई अब तो हम बायलैटरलिज्म ही सहारा चलाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने तो दोनों रास्ते खोले रखे। हमने कहा बायलैटरली भी अगर आप कश्मीर को रिजॉल्व करना चाहते हैं या मल्टीलैटरली करना चाहते हैं आप कीजिए सही, लेकिन वो उससे मुकर गए, बल्कि वो एक हद और बड़ी प्लान गए। उन्होंने कश्मीर का जो कश्मीरियत थी, जो स्टेटस था उसका, वही खत्म कर दिया। उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म कर दी। उनके कहा कि आप कश्मीरियों को नया डोमिसाइल बनवाना होगा, आप दोबारा से अप्लाई करेंगे, गोया आप यहाँ के शहरी हैं भी नहीं, और जो बाहर के लोग आएंगे वो भी इसमें बैठेंगे। तो उससे कश्मीरी, हर किस्म का कश्मीरी वो खिलाफ हो गया। तो ये जो पस मंजर है ये अब सामने आ गया। अब दुनिया को भी पता चल गया कि असल मसला की जड़ जो है ना वो कश्मीर है। अगर हमने इसको रिजॉल्व ना किया तो ये मसला इस तरह चलता रहेगा, और ये हिंदुस्तान को भी इसका इदराक करना चाहिए। मोदी साहब ने बड़ी बढ़क लगाई कि उन्होंने दावा किया कि हमने कश्मीर का मसला हल कर दिया। कैसे कर दिया? हमने देखे उनकी स्टेटहुड खत्म कर दी, हम उनके मुसलमान अक्सरियत खत्म कर देंगे। भाई ऐसे होगा नहीं। तो अब दुनिया के सामने जब सबने पता चल गया, और बड़ा अच्छे वक्त पर पाकिस्तान की मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, मैंने देखा हमारे मुस्तकिल मंदूब मुसलसल उनको ब्रीफ कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि असल मसले की जड़ ये है, इसको आपको करना है। के लिए अच्छा मौका है। हमने इस वाक़े से थोड़ा पहले, यानी ये जो स्ट्राइक से थोड़ा पहले, हमारे वजीर खारजा ने भी बहुत सारे इंटरव्यू किए, फोन कॉल्स किए। ये हमें सिलसिले जारी रखने चाहिए, बल्कि अब ज्यादा शिद्दत से करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मॉरल हाई ग्राउंड हमारे पास है। हिंदुस्तान बैकफुट पे है। उन्होंने स्ट्राइक किया, उन्होंने इनोसेंट लोग मारे हैं, उन्होंने रात के अंधेरे में लोगों को हलाक किया है। इस वजह से पाकिस्तान के पास ज्यादा बड़ा एजाज चौधरी साहब, कतई कलामी की माजरत, मगर दुनिया भी तो देख रही है आर्टिकल। बहुत शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा थे, हमें बता रहे थे कि अब हमें अपने सिफारती फ्रंट को ज़्यादा एफर्टली यूज़ करने की ज़रूरत है और वहाँ पर मौसर तौर पर गुफ्तगू अपनी रखने की ज़रूरत है। अपनी गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत, रियासत, एक तो जिस तरीके से रात भारत ने हमला किया और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, अपना दिफा मौसर अंदाज में किया है, उसके लिए वाकई एक अप्रिशिएट करने की बात है। कौम मुतमईना है कि हमारा दिफा बहुत मजबूत और मौसर है। सर, अब आ जाते हैं गुफ्तगू की तरफ। शहबाज शरीफ साहब ने भी आज मुबारकबाद दी इस बात पे कि एक मौसर दिफा हमने किया है, और आपने गुफ्तगू में ये कहा कि हमने वादे के मुताबिक मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। क्या हम रद्द अमल देंगे इससे आगे बढ़कर, ऑफेंस क्रिएट करेंगे, या हम अब अगर भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं है तो हम खामोशी इख्तियार करेंगे? देखें, रद्द अमल देने का हमें इख्तियार हासिल हो चुका है। यानी जो आर्टिकल 51 है, जो यूएनओ का चार्टर है, उसके तहत इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे बेगुनाह बेकसूर सिविलियन को, औरतों को, बच्चों को शहीद किया, और मसाजिद को जो है वो मिसमार किया। तो अब इंटरनेशनल कन्वेंशंस के मुताबिक और लॉ के मुताबिक जो है हमें एज ए रियासत हमें ये हक हासिल है कि हम इसका रद्द अमल दें। लेकिन ये बात जो है ये अपनी जगह पे है कि जो हमने, यानी गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने और मिलिट्री लीडरशिप ने जो कौम से वादा किया था कि जब भी ये कोई हरकत करेंगे, कोई दरअंदाजी करेंगे, तो हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उधार नहीं रखेंगे। तो वो ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने ये हमला किया तो हमारे जो है वो मुसल्लह अफवाज के जो हमारे पासबान हैं, हमारे शाहीन हैं, उन्होंने जो है वो उनको हमला आवरों को, जो तैयारे जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने टारगेट किया हमारे इन मकामात को जहाँ पे शहादतें हुई हैं और मस्जिदें तबाह हुई हैं, तो उनको उन्होंने टारगेट कर दिया। तो वो तो यानी डिफेंस में किया उन्होंने। और इसी तरह से जो बॉर्डर पोस्ट थी, वहाँ से भी आपके इल्म में होगा कि वहाँ से भी जो है ये इंडियन आर्मी जो है वो ये भागे हैं
अपने वहाँ पे जूते छोड़ के, अपनी बंदूकें छोड़ के जो है वहाँ से भी भागे हैं। और जो इनका जो हेडक्वार्टर था, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, तो वहाँ पे भी जो है पाकिस्तान ने दिफा में किया है, और वो भी एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पे किया है। और हमने किसी बेगुनाह या सिविलियन शहरी को निशाना नहीं बनाया, लेकिन ये डिफेंस में था। दुरुस्त, बिल्कुल जो रद्द अमल का जो इख्तियार है या जो हक है वो हमें हासिल हो चुका है। और उसके मुताबिक, उसके मतलब जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने मिलिट्री लीडरशिप को ये इख्तियार दिया है कि उस बारे में हालात और वाक़यात के मुताबिक जो है वो जो भी फ़ैसला करें, और टाइम स्पेस तो उसके मुताबिक वो कर सकते हैं। राणा साहब, ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 51 के तहत बदले का जो हक हम रखते हैं उसका फैसला मिलिट्री लीडरशिप करेगी, मगर ये बता दीजिएगा, हुकूमत समझती है कि ये बदला लिया जाना चाहिए जब वो मुरीद की और बहावलपुर को हिट करते हैं? देखिए, इसमें दोनों तरह की जो है वो बात की जा सकती है। इसमें कोई एज सच जो है वो हमें कमिट करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, मामला ये है कि जो पहलगाम का वाला वाक़या हुआ, तो उससे इंडिया ने खुद ही एक ऐसी हाइप उसने क्रिएट कर दी, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, और उसके बाद कहा कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे। फिर उस बयानी में खुद ही उनकी गवर्नमेंट जो है वो फंस गई, और उसके बाद फिर लोगों की तरफ से मुतालबा शुरू हो गया कि जी अब आपने ये कहा था, वो कहा था, अब आप करें। तो अब उन्होंने उस हजीमत को मिटाने के लिए जो है वो उन्होंने ये काम किया। तो अब होना तो ये चाहिए था, या उनके अगर नुक्ता नज़र से आप बात करें कि वो एक ऐसा कोई काम करते, हमें कोई ऐसा नुकसान पहुंचाते कि उनको जो है वो ये बात करने का मौका मिलता कि देखें जी हमने सज़ा दे दी है, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, हमने इतना जो है वो नुकसान कर दिया है। लेकिन उल्टा वो नुकसान करवा बैठे। यानी वो हजीमत मिटाने की बजाय एक और तरह की हजीमत जो है वो अपने जो है वो पल्ले डाल बैठे हैं। तो अब इसमें जो है वो जो हमारी जो ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि हमारी मुसल्लह अफवाज का, हमारी मिलिट्री लीडरशिप का, उन सब का जो है वो अपने फ़र्ज़ से, अपनी कमिटमेंट्स के साथ जो खलूस है, जिस तरह से उन्होंने इस सारी सूरत हाल को हैंडल किया, तो मैं समझता हूँ कि ये इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसको वैल्यू करना चाहिए। बाकी आगे जो है वो इसमें जो भी हालात होंगे उसके मुताबिक। राणा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कौम फख्र करती है इस बात पर कि हमारा दिफा इतने मजबूत हाथों में है कि लोगों को पता भी नहीं चला, रात और पलक झपकते भारत के 5 जेट गिरा दिए गए वहां पर। लेकिन सर, फिर वही सवाल है कि अगर मुरीद के और बहावलपुर में आकर आप, तो मैं समझता नहीं, देखें, यहीं पे ये मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने भी मेरी बात को आगे बढ़ाया कि इसके ऊपर हमें फ़ख्र करना चाहिए। अब ये जो फ़ख्र है, इसको हमें किसी और बात से जो है ना वो अटैच नहीं करना चाहिए। अच्छा, चलें, इसे जो है ना वो ब्रैकेट नहीं करना चाहिए। ब्रैकेट नहीं ये करते। एक ऐसा मामला हो चुका है कि जिसके ऊपर हमें बिल्कुल विदाउट एनी अगर मगर जो है ना फुल स्टॉप लगा दें यहाँ पर, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें जो है वो जो यानी जिस तरह से वो हमलावर हुए, और हमलावर होने के बाद जिस तरह से उनको धूल चटाई है, और जिस जज्बे का, आप देखें ना, एक तरफ सूरत हाल ये है कि वो अपनी जो है वो बॉर्डर पोस्टें छोड़ के भाग रहे हैं। वो सर, अभी तो उनको समझ ही नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है, उनको एब्जॉर्ब करने में पूरा दिन लगा है जो पाकिस्तान ने रात किया है। हाँ, वो सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं। उसके बाद वो आए थे, हमला करने के लिए आए थे, जो है वो बदला लेने के लिए, तो उल्टा जो है वो अपने जहाज़ गवा बैठे हैं। उनकी जो एक्सपर्टीज़ थी उनके ऊपर जो है वो डाउट, बहुत बड़ा डाउट खड़ा कर बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जिस जोश, जिस जज्बे और जिस जो है वो कमिटमेंट के साथ हमारे पायलट्स ने, हमारे
सोल्जर्स ने, हमारे मिलिट्री और एयर और नेवल लीडरशिप ने जो है वो किया है, तो मैं समझता हूँ कि उसे हमें पूरी तरह से एक्नॉलेज करना चाहिए। राणा साहब, एक फ्रंट सिफारती महाज का भी है जहां ये नजर आया कि भारत को कहीं ना कहीं कुछ मुश्किल दरपेश हुई। ये फरमाइएगा, पाकिस्तान को बड़ी कुव्वतों से और फिर खलीजी दोस्त ममालिक से किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है इस पूरी सूरत हाल में? क्या पाकिस्तान को भी मजीद कुछ ना करने के लिए किसी दबाव का भी सामना है इस वक्त कि बस इनफ, दोनों ने कर लिया कुछ ना कुछ, इसलिए ना किया जाए मजीद? देखें, मैं ये दोबारा ये बात कहूँगा कि जो सफारती महाज है या डिप्लोमेटिक एस्पेक्ट है, इसमें भी जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, जो हम आहंगी है, जो यानी मुल्क और कौम के साथ जो अखलास है, जो नेक नीयत है, शायद ये उसी का जो है वो समर है कि उसके ऊपर भी हमें जो है वो बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। उसमें जो हमारे दोस्त ममालिक थे वो इस मामले में वो उस तवक्को से जो हम उनसे रखते उससे बढ़ के आगे आए हैं। आप तुर्की की आप मिसाल देखें कि जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे उससे बढ़ के उन्होंने जो है वो हमारा साथ देने की जो है वो बात की है। चाइना आप देखें कि वो किस तरह से जो है वो एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह उन्होंने हमारे साथ खड़े होने का अहद किया है। और फिर और तो और जहाँ से हमें ख़तरा महसूस हो रहा था कि पता नहीं क्या बयान दे देंगे, कोई इधर उधर की बात ना कर दें, अमेरिका का देखें कि वहाँ पे ट्रंप का जो है वो बयान, उसके ऊपर हमें बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि उन्होंने देखें कितनी बैलेंस्ड बात की। तो हमने सिफारती सतह पर आइसोलेशन में डाल दिया है कहीं ना कहीं। तो जी, ये मैं समझता हूँ कि ये भी जो है वो इस महाज पे भी हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ। राणा साहब जरा इजाजत दीजिएगा, क़तई कलामी की माजरत, हमें खबर दे लें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रात 9:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात 9:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। कौम को एतमाद मिलेंगे जो गुज़िश्ता रात से आज दिन की सूरत हाल रही, हुकूमत की अचीवमेंट्स, किए गए फैसले, आने वाले दिनों में मामलात को कैसे लेके चला जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात 9:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। माज़रत राणा साहब, मुझे आपको रोकना पड़ा क्योंकि वज़ीर आज़म साहब भी कौम से बात करने जा रहे हैं। सर, सिफारती महाज पर दिखाई भी दिया कि पाकिस्तान कुछ ईज़ के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी, कोई चैनल ओपन अप हुआ है? कोई थोड़ी बहुत सलाम दुआ, कुछ ऐसी कि कुछ जो कि बंद था मुकम्मल तौर पर, इस पूरी टेंशन के बीच कुछ चीज़ें ओपन अप हुई हैं, कुछ चैनल खुला है? देखें, टू माई इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल तो नहीं, और वो नहीं इसलिए है कि देखें ये पिछले जो तकरीबन 15-16 दिन है, ये ऑप्शन जो है ये इंडिया के पास था। इंडिया ने एक तरफ़ा तौर पे हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया। इल्ज़ाम लगाने के बाद उसने ये जो है वो बयानिया घड़ लिया कि जनाब आपने जो है वो ये कर दिया है, वो कर दिया है, तो हम अब इसका जो है वो बदला लेंगे, हम इसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन करेंगे। तो हमने हर मरहले पे उनको यकीन दहानी करवाई कि एक तो ये है कि आप ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, ये गलत है। हम इसमें न सिर्फ हमने इस बात की तरदीद की कि हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि हमने ख़ुद को पेश किया। हमने कहा कि दुनिया में जिस फोरम पे आप जाना चाहते हैं आप चले जाएं, हम फेस करने को तैयार हैं इस इल्ज़ाम को, हम साबित करेंगे कि हमारा इससे कोई जो है वो वास्ता नहीं है। लेकिन उसने एक नहीं सुनी। हमने पूरी दुनिया को यकीन दिलाया कि देखें, अगर इन्होंने दरअंदाजी की, इन्होंने हमला किया, तो फिर उसका जवाब जो है वो फिर हम उधार नहीं रखेंगे, और फिर हम जो है वो जवाब जो है वो उससे बढ़ के देंगे, जो कि कल डिफेंस करते करते ही जो है वो हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो है वो इंडिया जो है वो बात करने पे राज़ी नहीं हुआ, और उसने वही किया जिसका जो है वो दुनिया को भी एप्रीहेंशन था, हमें भी बार बताया। तो अब जब वो कर बैठा है, तो अब उसके बाद जो है वो अब फिर कोई इतनी जल्द, अब ये ऑप्शन अब हमारे पास है, हमारे पास है, ये राइट जो है ये अब हमारे पास, हमारा ये रिजर्व राइट है।
तो अब इसमें कोई इतनी जल्दी नहीं है। ये राणा साहब, हम वाकई इस वक्त एक लीडिंग पोजीशन में आ गए हैं जहां पे पाकिस्तान ने एक रिस्ट्रेंट रियासत का मुजाहिरा किया है और बड़ी जिम्मेदारी से पूरी चीज़ को कंडक्ट किया है, दुनिया को भी बताया लाउड एंड क्लियर अपनी पोजीशन और सब कुछ। इंडस वाटर ट्रीटी को जब वो अबेंस में डाल रहा है, पाकिस्तान यहाँ से आगे कोई कोर्स ऑफ एक्शन लेगा एग्रेसिवली या वेट एंड वॉच पर चलेगा? नहीं, बिल्कुल इसके ऊपर अब देखें, इसमें जो रात उसने एग्रेशन किया है उसमें वो नीलम झेलम पे भी उन्होंने जो है वो एक नाकाम कोशिश की है वहाँ पे नुकसान पहुँचाने की। अब ये भी एक देखें कि इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं उनकी ये कितनी जो है वो यानी जो है वो भयानक वायलेशन है। यानी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कोई मुल्क इस किस्म की वायलेशन की, लेकिन इंडिया ने ये भी किया है। इंटरनेशनल ट्रीटी जिसमें यकतरफा तौर पे यूनिलेटरी कोई कर ही नहीं सकता, उसको भी उसने अपने पास ही जो है वो सस्पेंड हेल्ड इन अबेंस जो है वो किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जब भी किसी फोरम पे बात होगी तो मेरा ख्याल है कि ये बात शुरू यहीं से होगी। राणा साहब, भारत मुस्तकिल बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस और क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, चाहे वो कश्मीर का स्टेटस हो या आज हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें। आपके ख्याल में यहाँ से आगे हुकूमत क्या समझती है कि हम किसी भी तौर बायलैटरल, क्योंकि वो तो ऑलरेडी ख़त्म है मामला, बायलैटरल कोई हल है हमारे पास या कोई ताल्लुकात बन सकते हैं, या अब हमें फोर्सिबली दुनिया को रियलाइज़ करवाने की ज़रूरत है कि हमें यहाँ थर्ड पार्टी इंटरवेंशन या सालिस चाहिए जो इस खित्ते को पीस दे सके? देखें, इसमें जो है वो इंडिया का इससे पहले भी आपके इल्म में होगा कि ये मुतालबा हमेशा से रहा है कि कश्मीर के मामले को भी हम खुद बैठ के यहाँ पे तय करें और यूएनओ में से ना उठाया जाए। और हमने हमेशा जो है वो थर्ड पार्टी जो है वो आर्बिट्रेशन को भी एक्सेप्ट करने की बात की है। वो कहते हैं कि जी नहीं, किसी को इस मामले में जो है वो दखल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बाईलेटरल वाली बात है या आपस में बैठने वाली बात है, वो बैठे ही नहीं है इसके ऊपर। उसने कभी अब यानी पहलगाम के वाक़े के बाद जो है वो उसने बात करने से, उसने बैठने से इनकार किया। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान ने जब पूरी दुनिया को जो है वो यानी जो सफारती सतह पे भी और अदरवाइज़ भी जो है ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार स्टेट है और पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो अपना दिफा भी कर सकती है। अपने मुखालफ एक बड़े मुल्क जिसका बजट, दिफाई बजट भी और बाकी मामलात भी हमसे 4-5 गुना है, उनके मुकाबले में भी जो है वो अपने आप को हम मनवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें जो है वो इन चीज़ों को जो है वो पूरी तरह से अपने इस हक़ को एक्सरसाइज करना चाहिए और इंडिया को इस बात पे मजबूर करना चाहिए कि वो जो है वो किसी न किसी फोरम पे हमारे साथ बैठे और इन चीज़ों का जो है वो उजाला करे। और इसके लिए राणा साहब, भारत सुनता नहीं है क्या? कोई भारत को सरप्राइज देकर हम मजबूर कर सकते हैं? आपने कहा अपने हक का इस्तेमाल करना चाहिए। जी, ये देखें, ये जो इस किस्म की चीज़ें होती हैं जो स्ट्रेटजिक जो है वो तरीक़ाकार पे जो है वो फोकस करती हैं, तो इनके ऊपर आप इनकी डिटेल में तो नहीं जा सकते, इनकी तफसील तो नहीं बयान कर सकते, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर जो है वो सभी चीज़ें जो हैं हम अपने जो है वो लॉफुल राइट्स के लिए जो है वो एज ए स्टेट जो है वो हर वो कदम उठा सकते हैं जो हमें हमारा हक़ के असूल के लिए जो है वो बेनिफिशियल हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब ने वक्त निकाला कि हुकूमत इस वक्त क्या अप्रोच ले रही है, किस तरीके से मामलात को कंडक्ट कर रही है। ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। होपफुली आप दोनों भी सुन रहे होंगे। राना सनाउल्लाह साहब भी बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा कर रहे थे सवालों के जवाब देते हुए कि कोई दो लफ्ज़ ज़्यादा ना बोल जाएं। तो हुकूमत की जानिब से ज़ैगम साहब यही है कि हमने जवाब दे दिया और भरपूर जवाब दे दिया, जो इससे पहले हम भी गुफ्तगू कर रहे थे, और भारत की समझ की ज़रूरत है। लेकिन ज़ैगम साहब, जहां हम खड़े हैं इस वक्त एक ही एंगल दिखता है, वो है कि सिफारती जाविया जिसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। अगर अब हम बलोचिस्तान की बात करें, वहाँ के जो हालात और मामलात हैं, क्या हम उसे भी एक ऐसी इंटरवेंशन के तौर पे सामने ला सकते हैं कि दुनिया के सामने वो तमाम मामलात खोलकर तफसील के साथ और शवाहिद के साथ डोजियर्स की सूरतों में पहुंचाए जाएं कि भारत किन किन रास्तों से पाकिस्तान के अंदर मुदाखलतों में मसरूफ़ है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए दुनिया के लिए? देखिए, बलूचिस्तान का मामला जो है वो कश्मीर से बहुत मुख्तलिफ है।
इसलिए वो पाकिस्तान के लिए और कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, अक़वाम मुत्तहिदा के अपने मुताबिक वो मुतनाज़ा इलाका है। तो भारत के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन कश्मीर के ऊपर कोई बैनुल-अक़वामी डिस्प्यूट नहीं है, किसी मुल्क का कोई क्लेम नहीं है। वहाँ पर जो पाकिस्तान की सरहदें हैं उसको दुनिया के तमाम ममालिक तस्लीम करते हैं, इसलिए वहाँ जो दरअंदाजी हो रही है वो बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक कहीं ज़्यादा संजीदा मामला है। कश्मीर के अवाम को बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक अपने हक़ के लिए खड़े होने का एक इजाज़त मौजूद है, लेकिन बलोच जो है वो पाकिस्तान का इलाका है जो कोई डिस्प्यूट नहीं है, और वहाँ पे जो कुछ हो रहा है और जिसकी कड़ियाँ बड़ी वाज़े तौर पर भारत से मिलती हैं। भारतीय इस बारे में बात भी कर चुके हैं, उनके NSA इस बारे में खुल्लम खुल्ला बात कर चुके हैं। हम एक भारतीय जासूस को, एक एजेंट को जो वहाँ फितना फसाद फैला रहा था, उसको वहाँ पे गिरफ्तार कर चुके हैं, अभी तक हमारे कब्जे में है। और वहाँ पे भारत जिस तरीके से हमारे करीबी मुल्कों को इस्तेमाल करता है, वहाँ के बेसिस बना के इस्तेमाल करता है, हमें घेराव डालने की कोशिश करता है कि मगरबी फ्रंट से भी हम पे हमला किया जाए, वो अफ़गानिस्तान को भी इस्तेमाल करता है, वो ईरान को भी इस्तेमाल करता है। मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा मौसर तौर पर दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है, हमें सबूत अच्छे तौर पर दिखाने की ज़रूरत है, हमें अच्छे तौर पर डिप्लोमेसी करने की ज़रूरत है, हमें बेहतर तौर पर एक नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी कि हम ये लिंक इस्टेब्लिश करें, और इस लिंक के दरमियान में कोई शक ही नहीं है। लेकिन हमारी कमज़ोरी ये है कि हम अच्छे वक्त पर अच्छे तरीके से सबूत सारी दुनिया को नहीं दिखाते। इसमें यह कमज़ोरी भी हमारी ज़रूर है कि माशी तौर पर भारत को जो एक बर्तरी हासिल हो गई है वो उसको इस्तेमाल करता है, और दुनिया अपने मफादात की खातिर जो इंसानी हकूक़ हैं और जो बैनुल-अक़वामी कानून हैं उनसे नज़रें चुरा लेती है। लेकिन पाकिस्तान जो कुछ कर सकता है बलूचिस्तान पे बैनुल-अक़वामी फ्रंट पे वो करने की ज़रूरत है, और हमें अंदरूनी तौर पर भी इन मसलों को हल करने की ज़रूरत है, और अच्छे तौर पर कमा करने की भी ज़रूरत है वहाँ पर इंसर्जेंसी का, ताकि कोई बाहर वाला उसका फ़ायदा ना उठा सके। दुरुस्त। रज़ा रूमी साहब, ये जैगम साहब ने बात की, सवाल तो मैं उन्हीं से रखने वाली थी, मगर मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ। हम अच्छे वक्त पर अच्छे तरीके से नहीं कंडक्ट कर पाते। मतलब अगर मैं बलूचिस्तान या भारत की प्रॉक्सीज की बात करूँ पाकिस्तान के अंदर, नैरेटिव बिल्डिंग, क्या हम रिएक्शनरी चलते हैं अपने तमाम ऐसे मामलात को जहाँ हमें दुनिया को बताना या समझाना है कि हमारा हमसाया हमारे लिए क्या मसाइल खड़े कर रहा है? हम रिएक्शनरी चलते हैं और टेम्पररी काम करते हैं, हम एक्शन नहीं लेते और उसको लॉन्गर टर्म में रख के नहीं देखते कि आज शुरू करें तो शायद ये हमें 5-7 साल में डिलीवर करे। हम नैरेटिव बिल्डिंग ना समझते हैं ना उसके लिए ट्रेंड है, क्या ऐसा कुछ है? आयशा, बहुत सी बातें आपने कह दी हैं। देखिए, वन बाय वन चलते हैं इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। पहले तो ये बात है कि पाकिस्तान का मौकफ अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के मुकाबले में कहीं ज्यादा सिफारतकारी, अमन की और डायलॉग की बात होती है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म माजी में और हाल में भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि हमें अपने पड़ोस में ताल्लुकात को बेहतर करना है। मियां नवाज शरीफ ही हैं जिन्होंने उस वक्त 1999 में, आज उनकी पार्टी गवर्नमेंट में उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था, और उसके बाद मौकफ उन्होंने अपना अपनाए रखा, और मोदी भी उनके जमाने में आए थे पाकिस्तान। ये मत भूलिए, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कोई 7-8 साल पहले की बात होगी। तो सवाल ये कि और फिर हमारे इलेक्शंस में, हमारे मीडिया में, हमारे कहीं पे भी भारत दुश्मनी या वो भारत का जो इशू है वो रेज नहीं होता आयशा। आप लेकिन इसके बरक्स वहां पर एक अनहेल्दी ऑब्सेशन है इंडिया में। इंडियन मीडिया हो, इंडियन सियासत हो, इलेक्शन कैंपेन्स हो, पाकिस्तान से एक अनहेल्दी ऑब्सेशन रहता है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ की जो हुकूमत है इस वक्त, उसकी जो आइडियोलॉजी है वो बेसिकली मुसलमानों के बारे में उनकी एक मखसूस तारीखी और राय भी है और नफरत अंगेज एक एटीट्यूड भी है। इसलिए पाकिस्तान को रगड़ना और एक मुसलमान पाकिस्तान को रगड़ना जो है वो उनकी ओवरऑल सियासी आइडियोलॉजी को तकवीत बख्शता है। चुनाचे वहां पे और हमारे यहाँ बिल्कुल बात, इसलिए वहां पे जंगी जुनून जो है वो हर वक्त ही गालिब रहता है। इस बार भी आप देख लीजिए क्या हुआ। अब ये सारी चीजें लोग देख भी रहे हैं, आप बेहतर जानती हैं मुझसे कि कोई सबूत नहीं पेश किया गया,
किसी को नहीं पकड़ा गया अभी तक जिससे कोई झूठी गवाही ले ली जाए डंडे मारकर कि मुझे पाकिस्तान ने भेजा था। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हवा चला दी गई कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करना है, पाकिस्तान को तंग करना है, वगैरह वगैरह। और आज वही इसी वजह से हम इस नहज पे आ गए हैं कि अब दो ममालिक आमने सामने खड़े हैं और दुनिया कह रही है कहीं न्यूक्लियर जंग ना हो जाए। तो पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान का मौका, बल्कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जो थे उन्होंने तो जियो इकोनॉमिक्स की बात की थी। जनरल बाजवा का जिक्र कर रहा हूँ, इमरान खान का दौर था और उस दौर में ट्रेड भी खोलने का फैसला किया काबीना में, बाद में वो रिवर्स हो गया। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। किस मुंह से इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सिर्फ उसका एक ही, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी में जनरल मुशर्रफ ने भी बड़ी हद तक आगे जाकर जो है 4 पॉइंट फॉर्मूला पेश किया था, मनमोहन सिंह ने उसको मान भी लिया था, और अभी जनरल बाजवा हालिया सालों में जियो इकोनॉमिक्स की बात कर चुके हैं। लेकिन एक ऑब्सेशन की जो फजा है उसका अब हम क्या करें? इस फजा में सिफारतकारी कैसे हो सकती है? ये तो कोई इंटरनेशनल मीडिएशन ही होगी इन दोनों ममालिक में तो आयशा बात होगी, वरना तो ये मामला जू का तू रहेगा। और आप खुद कम्युनिकेशन को समझते हैं, इसके अंदर हैं, फिर आप पढ़ाते भी हैं। जब मैं नैरेटिव बिल्डिंग की बात कर रही हूँ और आपने जिस अप्रोच और सोच की बात की है, जो कि बीजेपी पे रख दी जाए, गोदी मीडिया पे रख दी जाए या आरएसएस की आइडियोलॉजी पे रख दी जाए, उसको कैसे टैकल करना है? अब हमारे यहाँ से पाकिस्तान से, चाहे वो कोई सिफारतकार हैं, वो चाहे फिर मीडिया पर्संस हैं, आखिर हमें दुनिया को रियलाइज भी तो कराना है कि वहां से जो झूठ प्रोपेगेट किया जा रहा है उसको बस्ट करने की भी जरूरत है। मे बी हम ही ना उसको मौसर तौर पर बस्ट कर पा रहे हो। हम नहीं कर पा रहे, ये बात दुरुस्त है आयशा। और देखिए ये भी एक जो इंडिया की जो आपने नैरेटिव की बात कही है, अब देखिए वाकया इस तरह से है कि 1.25 अरब की एक आबादी का मुल्क है और उसकी आधी पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत में जिंदगी गुजारती है। आपको इंडियन बिलियनर्स का तो जिक्र होता है कि एप्पल जा रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन वहां पे जो करोड़ों लोग गुर्बत में पिस रहे हैं उसका जिक्र कहीं नहीं होता। ना उसको न्यूयॉर्क टाइम्स कवर करता है, ना कोई और करता है, बिकॉज एक पूरी हाइप क्रिएट कर दी गई है कि इंडिया जो राइज, और हम भी उसकी क्योंकि हम ये देखते हैं कि 15-20 कंपनियां जो है वो इंडिया में जाके सस्ती लेबर के लिए इन्वेस्ट करी है, तो हम भी उससे इंप्रेस हो जाते हैं। हम कहते हैं वाह जी वाह, इंडिया की तरक्की बहुत ज्यादा हो रही है। वाकया इस तरह से कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम और वेल्थ की वो बहुत स्क्यूड है। मैं ये नहीं कह रहा, ये खुद इंडिया के आदादो शुमार और उनके जो लिखने वाले इकोनॉमिस्ट ये बात का बार बार तस्करा करते हैं। तो पहली तो ये बात है कि हमारा अपना भी देखिए, हमारी आप मीडिया को देख लीजिए, एक भी इंग्लिश का चैनल बाकायदा नहीं है। पीटीवी का एक है गालिबन, पता नहीं कौन उसको देखता है। पहले ये एक्सप्रेस ने स्टार्ट किया था, एक और ग्रुप ने स्टार्ट किया था, डॉन ने, वो भी बंद हो गए। हमारा एक भी, अच्छा फिर अभी हालिया में एक फ्रॉड स्कीम चली थी, वो मैं नाम भूल गया उस चैनल का, वो भी बंद हो गया। पॉन्जी स्कीम थी वो भी मीडिया की। तो उसके बाद जो है कोई हमारी बात इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई ऐसा है ही नहीं, जबकि इंडिया में तो बहुत सारे अंग्रेजी के चैनल्स हैं। और फिर हमारी जो एम्बेसीज हैं आयशा, आप उनको भी देख लीजिए कि आपने कितनी बार पाकिस्तान के एम्बेसडर्स को फॉरेन टेलीविजन या मीडिया में देखा इंटरव्यू होते हुए। अभी रूस के एक हमारे सफीर जो है उनको रशियन टीवी ने इंटरव्यू किया। अमेरिका, बरतानिया, वेस्टर्न यूरोप में आपको खाल खाल दिखाई देंगे, उस तरफ तवज्जो ही नहीं। यहाँ से बाबूज जो है उनको भेज दिया जाता है कि जाके मीडिया को मैनेज करो। सरकारी 19 ग्रेड के, 20 ग्रेड के, वो अपनी पर्क्स और अपनी ग्रेडों के चक्कर में उन्होंने क्या बयानियां बनाना है। दूसरी बात तो ये है। तीसरी बात, लॉबिंग का जमाना है। अभी कहीं जाके लॉबिंग इन्होंने फर्म जो है वो हायर की है, और वो भी कितने साल हो गए ये मामला चल रहा है। ये दुनिया इसी तरह चलती है, ये मॉडर्न पब्लिक रिलेशंस की दुनिया है और इसमें हम बहुत पीछे हैं। हिंदुस्तान कहीं मीलों आगे है। और अगर आप पाकिस्तान का सोशल मीडिया भी देख लीजिए तो कोई बाहर वाला देखेगा ना तो वो कहेगा क्या पागल कौम है कि अभी भी जो सोशल मीडिया पे हो रहा है वो कह रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा मौका है, फलां को ऐसा कर दो, रिहा कर दो। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स सारी मुल्क के ऊपर जो है तैयारे धड़ाधड़ हमले कर रहे हैं। जंगी जो है वो एक समा बना हुआ है, न्यूक्लियर जंग का खतरा है। इधर लोगों को वही घिसी पिटी डोमेस्टिक सियासत की पड़ी हुई है। बाहर वाले तो लोग फिर देखते ना, वो कहते कि ये तो तकसीम शुदा बटी हुई कौम है। कमाल है जी। नहीं, मगर ऐसा भी नहीं है। जो पार्लियामेंट से आज आवाज आई है वो एक मौसर आवाज आई है, रजा रूमी साहब, और वहां से सबकी तरफ से एक ही बात कही गई है कि पाकिस्तान के लिए सब मुत्तहिद और यकसू हैं
और वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज किसी तरह का नहीं है, ना भारत को इस बात के ऊपर छोड़ा जाएगा। मैं यही बात और गुफ्तगू ज़ैगम साहब जो रज़ा रूमी साहब से सवाल करें इसलिए कि जब आप इस फ्रंट को क्लोज करेंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हर बार की तरह तो नहीं होगा कि 19 में एक वाकया होता है, उससे पहले उड़ी का वाकया होता है, पहलगाम हो गया है, 3-4 साल बाद हम फिर उसी स्टेज पर खड़े हों और फिर कहा जाए कि रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया जाए, आप जिम्मेदार रियासत बने और फिर आप जी इधर उधर करके मामला थशपश करें अंडर कारपेट और आप फिर वहीं खड़े होंगे। तो दहाइयां तो ऐसे नहीं गुजारी जा सकती। ये फरमाइएगा कि अगर मैं नैरेटिव बिल्डिंग की बात कर रही हूँ, किस तरीके से पाकिस्तान को मौसर तौर पर, जो कि रजा साहब भी कह रहे हैं कि हम मॉडर्न पब्लिक रिलेशनिंग नहीं जानते हैं, हमारी सिफारतकारी को कितना और अपडेट होने की ज़रूरत है, हमारे मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन को कहाँ जाने की ज़रूरत है कि भारत जो पाकिस्तान में प्रॉक्सिस करता है या बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की और कानूनों की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, क्यों वो दुनिया को नज़र नहीं आती, क्यों वहाँ पर दुनिया की आंखें बंद हैं? देखिए, आपने जो पूछा है, डिप्लोमेसी में एक चीज़ होती है पब्लिक डिप्लोमेसी, कि आप जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ के अवाम के साथ कैसे रब्ता करें। फिर इसके साथ साथ जो नैरेटिव बिल्डिंग है, जो वहाँ के सफारत खाने भी करते हैं और यहाँ से बैठ कर भी की जाती है, और इसमें जो करियर डिप्लोमेट हैं उनका भी काम होता है, लेकिन उतना ही काम उस मुल्क के सियासतदानों का भी होता है। पढ़े लिखे, इफ़ेक्टिव, मौसर सियासतदान जो दुनिया में बात कर सकें, जो दुनिया के मीडिया के साथ बात कर सकें, जिनको दुनिया सुने। एक तो हमें तस्लीम करना होगा कि हमारे यहाँ बहुत नालायकी का राज है। जब ओहदे रिश्तेदारी पे दिए जाएं, जब वजारतें समधियों को और रिश्तेदारों को और बिरादरियों को दिए जाएं, तो फिर काबिल लोग किधर से आएंगे? वो बोलने वाले लोग, वो मौसर लोग, वो इफ़ेक्टिव लोग जिनकी आवाज़ को दुनिया सुने, जिनको दुनिया मानती हो कि अपने शोबे के एक्सपर्ट हैं, इनको तारीख मालूम है, इनको सियासत मालूम है, इनको डिप्लोमेसी मालूम है, वो कहाँ से आएंगे? फिर आपके यहाँ जो सिविल सर्विस का एक बहरान है, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम लेते हैं कि कोई जिसने डॉक्टरी का इम्तहान दिया हुआ है, डेंटल सर्जन है, वो रट्टे लगा के CSS कर लेता है और आप उससे पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे नंबर जो हैं वो नंबरों में तुम 18वें नंबर पर हो तो तुम फॉरेन ऑफिस जा सकते हो। वो कहता है हाँ जी मैं फॉरेन ऑफिस चला जाता हूँ। इज़ दिस अ गुड वे कि आप इस तरीके से फॉरेन ऑफिस के लोग भर्ती करें, या आप ये तय करें कि ये नौजवान जो है ये इंटरनेशनल रिलेशंस में PhD करके आया है, इसको मुकाबले में आने का इजाज़त है, जिसके पास वो बैकग्राउंड मौजूद है, वो अहलियत मौजूद है, वो गुफ्तगू मौजूद है। तो हमने सिविल सर्विस के मैदान में भी और सियासत के मैदान में भी हमारे पास वो टैलेंट मौजूद नहीं है जो बहुत से लोगों में मौजूद है। आप 1-to-1 कंपैरिजन कर लीजिए, आप सिविल सर्विस के लोगों को भी देखें, पॉलिटिशियंस को भी देखें। मेरा ख्याल है ये हम अवाम का भी काम है कि हम एहतसाब करें, हम हुकूमतों से कहें कि हमें काबिल लोग चाहिए, हमें वजारतों में वो लोग चाहिए जो इस मुल्क की आवाज़ बन सकें। बस करो अब इस रिश्तेदारी को, इस अकरबा परवरी को बस करो, खुदा के वास्ते इन्हें मिले लगवा के दे दो, इन्हें हमारे सर पर काबीनाओं में सवार मत करो। और हमें इफेक्टिव, मजबूत, काबिल लोग चाहिए अपनी सिविल सर्विसेज में। ये अंग्रेज़ों के दौर का निज़ाम छोड़ो जिसमें रट्टे पर और नंबरों के मेरिट के ऑर्डर पर आप लोगों को भर्ती करते हो। हमें हर शोबे में उसकी अहलियत के मुताबिक लोग चाहिए। एक तो ये पीपल वाली बात है, हमें पर्सनल चाहिए, काम के पर्सनल चाहिए। और हमारी ये जो वाकयात हैं ये हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी होने चाहिए। जिस तरह की पाकिस्तान की एयरफोर्स है, जिस तरह वो परफॉर्म कर रही है, उस तरीके से हमारी डिप्लोमेसी को, हमारे टैलेंट तो हर तरह का मौजूद है, वो खुद हमारे मुल्क में साबित किया। बल्कि एक सियासी जमात ने जिस तरह से बयानिए बनाए गुज़श्ता कुछ सालों में, वो साबित करते हैं कि टैलेंट मौजूद है और आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फिर हम जब अपने कौमी सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर खुद को प्रेजेंट करना, रज़ा मैं आती हूँ ज़ैगम साहब जी, रज़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ज़ैगम साहब से ये कहना चाह रहा था कि इतना भी बुरा इम्तिहान नहीं है ज़ैगम साहब, मैंने भी दिया था आज से बहुत साल पहले। तो क्या आपको मैं नालायक दिखता हूँ? तो इसलिए मैंने कहा रज़ा यू आर एन एक्सेप्शन, यू आर एन एक्सेप्शन। आप वहाँ फिट ही नहीं हो सके। आप मुझे बताएं आप छोड़ के क्यों भाग गए 17वें ग्रेड से? आज 21वें ग्रेड में क्यों बैठे हैं? वाई वर यू आर मिसफिट? देखिए उन नालायकों में आप मिसफिट थे जहां पे आप ऊपर सिर्फ, देखिए आप सिर्फ इस वजह से ऊपर जाते हैं कि आप मौजूद हैं, आप जिंदा हैं। आप 20 साल 30 साल फौत नहीं हुए तो आप 21वें ग्रेड में पहुंच जाएंगे, सेक्रेटरी बन जाएंगे। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? वेयर इज द मेरिट? आप जैसे लोग क्यों छोड़ के भाग जाते हैं? हायरार्की फौज की तरह हायरार्की क्यों नहीं है? हर आदमी क्यों 21वें स्केल में चला जाता है? जी सॉरी जी पूछिए।
रजा साहब आप भी कमेंट कर लीजिएगा। देखिए आयशा आप कह रही थी कि बहुत टैलेंट मौजूद है। मैंने कहा ना सर कि एक सियासी जमात ने हर तरह का नैरेटिव बनाया और कामयाबी से बनाया कि समटाइम्स अगर सामने से हुकूमत भी तोड़ करना चाहे या पॉलिटिकल पार्टी दूसरी करना चाहे तो नहीं कर पाई, मगर हमें तो एक नेशनल सतह पर एक जब सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं, हमारी इतनी ज़बरदस्त एजेंसीज हैं, तो हम दुनिया को क्यों नहीं बता पाए और उस मौसर तरीके से कि गुज़िश्ता एक दहाई में देखा कि भारत ने पूरी कोशिश की हमें आइसोलेशन में डालने, हम क्यों ना ऐसे भारत को आइसोलेशन में डालें जब वो यहाँ पर प्रॉक्सीज चलाता है। आयशा वो आपने कहा कि टैलेंट बहुत है, वो लाहौर में कहते हैं कि इज्जत बड़ी है पर करदा कोई नहीं। वो टैलेंट है किधर? टैलेंट वाले लोगों को ऊपर आने कौन देता है? आप नहीं मानते। टैलेंट वाले लोगों से तो जेलस होते हैं। देखिए सियासत में भी जेलस होते हैं, वहां पे दरबार लगा हुआ है, खुशामद को मिलती है तरक्की, रिश्तेदारी को मिलती है तरक्की, पैसे लगाने नोट लगाने वाले इन्वेस्टर को मिलती है तरक्की। टैलेंट को कहां तरक्की मिलती है सियासत में? आप मुझे बताइए। इसी तरह सिविल सर्विस में रजा रूमी साहब बैठे हैं, उसको मिलती है जो सिर्फ रहे। देखिए पर्सनल के बाद रूमी साहब भी हमारे साथ हैं। मैं सर आपकी तरफ वापस आती हूँ। एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, गवर्नर खैबर पख्तून करीम कुंडी साहब हमारे साथ हैं। आप वैसे भी सियासतदानों पर बहुत तनकीद कर रहे थे, गवर्नर साहब साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एक तो हुकूमत और रियासत इस वक्त इस बात पर मुतमईन है कि जो हमला हम पर किया गया हमने उसका मौसर भरपूर एक कैलकुलेटेड जवाब दे दिया है। आपके ख्याल में हमारे पास आर्टिकल 51 भी मौजूद है, क्या पाकिस्तान जवाब दे चुका या इससे ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत है या सिफारती तौर पर इस मामले और केस को मौसर तौर उठाने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें पाकिस्तान ने इस पे ऐसा सच कोई जवाब नहीं दिया। देखें कल इंडिया ने हमला किया, एक बुज़दिलाना इक़दाम किया, जिसको अपने डिफेंस में पाकिस्तान ने अपने डिफेंस का इस्तेमाल किया, न कि पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। और पाकिस्तान अपना जवाब देने का जो है उस अपना हक जो है वो महफूज रखता है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी या पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने फैसला करना है या हुकूमत ने फैसला करना है कि हमने कब जवाब उनको किस वक्त और कहाँ पर देना है। कल जो एक बुज़दिलाना इक़दाम हुआ जिसमें आप देखें कि शहरी उसके अंदर शहीद हुए, जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने जो है पहले भी जो मकबूज़ कश्मीर में एक उन्होंने एक ढोंग रचाया, एक ड्रामा किया इंडिया ने, जो कल उन्हें सिविलियन पे जो है वो एक मिसाइल फायर किए। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत हमारे जो डैमेज हुआ, हमारा जो नीलम झेलम प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, तो बिल्कुल ही वो अपनी इंतहा पे आ चुके हैं। और इंतहा पे आना भी आपके सामने है कि जिस तरीके से वो आए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने आप को डिफेंड किया, जिस तरीके से उनके 5 जहाज़ जो है गिराए, तो आपके सामने है कि किस तरीके से उनको मुंह की खानी पड़ी और अब खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं, छुपे बैठे हैं कि अब हमने क्या करना है। अच्छा कुंडी साहब ये फरमाइएगा कि जो भारत की तरफ से एक कदम लिया गया पाकिस्तान अंदर आकर पंजाब के अंदर शहरों को हिट करना, क्या आपके ख्याल में दुनिया देख रही है अगर पाकिस्तान कोई रद्द अमल देता है इसके ऊपर और भारत के अंदर इस तरीके से कोई कार्रवाई की जाती है तो भारत को बर्दाश्त होगी? क्या दुनिया को तब जाके समझ में आएगा कि मामला किस तरफ एस्केलेट कर रहे हैं, या आपके ख्याल में कोई ऐसा सिफारती दबाव है कि मामला यहाँ से आगे नहीं जाएगा? नहीं, देखें पाकिस्तान हमेशा जो है वो पूरी दुनिया के साथ अमन का दाई रहा है। उन्होंने वॉर ऑन टेरर की जो जंग थी वो पाकिस्तान ने लड़ी। पाकिस्तान ने जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को कहा और सपोर्ट मांगी तो पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट की। आज भी अगर आप देखें कि वही इंटरनेशनल कम्युनिटी तो अफगानिस्तान से भाग चुकी है, लेकिन 8 से 10 अरब डॉलर का जो असला छोड़ के गई है वो आज उन मिलिटेंट के पास है जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दुनिया ने उस पर कोई टच से मस नहीं हुई। हमने दुनिया को बताया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भारत इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, चाइना के ख़िलाफ़, सी पैक के ख़िलाफ़। इनको इस चीज़ को जो है नहीं होना चाहिए, लेकिन जो है उस पर भी जो है वो भारत खामोश नहीं रहा। पाकिस्तान में जो भी यहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है और ख़ासकर जो मेरे सूबे में हो रही है या बलूचिस्तान में हो रही है, उसमें 70 to 80% अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है और वहीं से जो है वो भारत जो है ऑपरेट करता है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो इस चीज़ों को अगर आप देखें, अब आप देखें कि उन्होंने क्या कनाडा में उन्होंने क्या किया, यूएस में जो है इंडिया ने क्या किया, क्यों जो है इसको जो है बुचर ऑफ गुजरात का नाम दिया मोदी को। तो बहुत सब चीज़ें आपके सामने हैं कि चीज़ें जो भारत कर रहा है। और कल भी उन्होंने एक नाकाम कोशिश की जिससे उनको सुबकी मिली। मैं तमाम अपने दिफाई इदारों को सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान की आवाम से, और ख़ासकर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स को सलाम पेश करता हूँ जिस तरीके से कल उन्होंने चीज़ें इंटरसेप्ट की वो सबके सामने।
गवर्नर साहब, आपने कल के वाक़ये की याद दिला दी है दोबारा से। ये तो एक ऐसा वाक़या है कि जिस पे पूरी कौम को वो है कि रात पता भी ना चला और भारत को ऐसा जवाब दे दिया गया। पख्तूनख्वा में वहाँ पर खुद एक पॉलिटिकल भी रिएक्शन आता है। पॉलिटिकल रिएक्शन एक तो हमने पार्लियामान में देखा, तमाम सियासी जमातों का एक इकट्ठ, एक यकसुई, एक यकजहती। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज दिन भर माहौल कैसा रहा, जबकि यहाँ पर एक सिचुएशन ये चल रही है कि क्या पता पाकिस्तान किस तरह का रिस्पांस देगा, वो एक सरप्राइज़ है, आएगा नहीं आएगा, और फिर सूरत हाल किधर जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में हालात और मामूल इस मुतालिक कैसा रहा? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की मेजॉरिटी सियासी जमातें पाकिस्तान के अपने जो है वो दिफाई इदारों के साथ है। पख्तूनख्वा की जो सारी आवाम है उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के, पश्तून ने हमेशा पाकिस्तान के दिफा के लिए हमेशा हर किस्म की कुर्बानी दी और आज भी हमें। ठीक है, अगर एक जमात है जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में भी नहीं थी, हमारे जो ब्रीफिंग थी रिसेंट उसमें भी नहीं थी, और अपना एजेंडा उन्होंने फिक्स किया हुआ है, जो भी है वो उनका अपना ज़ाती एजेंडा हो सकता है, लेकिन उस पर हमें इसलिए जो है वो बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जब उनके बानी चेयरमैन वज़ीर आज़म भी थे और उस वक्त भी ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो उस वक्त भी अपोजिशन की जमातें मीटिंग में मौजूद थीं और उस वक्त के वज़ीर आज़म मीटिंग में मौजूद नहीं होते थे। लिहाजा वो मैटर नहीं करते, अवाम मैटर करती है। अवाम इस वक्त पाकिस्तान की अवाम जो है वो पाकिस्तान के दिफाई इदारों के साथ है, अपने फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी है और हमें अपने फ़ौज पे फ़ख्र है। जिस तरीके से कल रात उन्होंने इंडिया को सबक सिखाया, आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से होगा। मैं आज गया, जिस लेफ्टिनेंट कर्नल के बेटे शहीद हुए, 7 साल बेटे शहीद हुए, जिनके घर पे जो है वो शेलिंग से उसके वो हुआ, उसका बेटा शहीद हुआ। मैं समझता हूँ कि उसके वालिद के बड़े हौसले बुलंद थे। आज तमाम उसके हौसले फिर उससे भी ज़्यादा बुलंद हुए जब वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, हमारे नेवल चीफ वहाँ पर मौजूद थे और बाकी तमाम तबके फ़िक्र के लोग वहाँ पर मौजूद थे उनको उनके जनाजे में। तो मैं समझता हूँ कि वो और एक मतलब है कि पूरी सपोर्ट, पूरी कौम उनके साथ खड़ी थी उसकी बच्चे की शहादत पे। तो इस किस्म की एक्टिविटी अगर भारत करती है और दुनिया को नज़र नहीं आता है तो फिर मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी दुनिया की नालायकी होगी। सर, दुनिया को नज़र क्यों नहीं आता अगर आप ये कहते हैं? क्योंकि आपके आने से पहले मैं अपने पैनल से भी यही बात कर रही थी, क्या हम सिफारती तौर पर, क्योंकि अभी आपने भी बात की कि अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान में प्रॉक्सीज़ के लिए और पाकिस्तान का नुकसान किया जाता है, हम मौसर तौर पर दुनिया को बता समझा नहीं पाते, अपना नैरेटिव नहीं पहुँचा पाते, क्यों? देखिए, हमने कहीं पे किया और हमने पिछले दिनों भी जब हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग थी, बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यही बात प्राइम मिनिस्टर साहब से भी की कि जहाँ पर भी आपको हमारी ज़रूरत है हम डेफिनेटली, हमें पहले भी हमने जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी उसमें बिलावल साहब ने कहा था कि हमें अपना मुकदमा जो है वो दुनिया को के सामने पेश करना चाहिए। उस वक्त ये इंडिया का इवेंट नहीं हुआ था मकबूजा कश्मीर का, वो अपना KP और बलूचिस्तान के हवाले से था जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग थी और हमने अपने जो है दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया। आज भी हमारे जो दोस्त, हमारे भाई आज इस मुश्किल टाइम में पाकिस्तान के साथ जो खड़े हुए, उन्हें वाकई अपने जो है वो दोस्ती निभाई, चाहे वो हमारे चाइना के दोस्त थे, चाहे हमारे जो है वो तुर्की के दोस्त थे, अज़रबैजान के जो भी थे, जो दोस्त हमारे साथ खड़े रहे इस वक्त, मैं समझता हूँ उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, सलाम भी पेश करते हैं। लेकिन हमें फिर भी सफारती लेवल पर आप देखें कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी बैरून ममालिक दौरे पे थे, मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए आज पाकिस्तान में मौजूद थे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम हमेशा जो है हमने सफारती लेवल पे भी चीज़ें की थी, लेकिन हमें उसको और थोड़ा सा इसको तेज़ करना पड़ेगा और अपना जो केस है उसको मजबूती से पेश करना पड़ेगा। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब समा न्यूज़ को ज्वाइन करने के लिए। मौसर तौर पर और एग्रेसिवली कह रहे हैं कि हमें अपनी सफारतकारी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ज़ैगम खान साहब, रज़ा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और वो तमाम पैनलिस्ट जिन्होंने गुज़िश्ता 2 घंटे से हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है, उनका भी बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। पूरी कौम को अफ़वाज पाकिस्तान पर फ़ख्र है कि उन्होंने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अफ़वाज पाकिस्तान है जो भरपूर दिफा करना मादरे वतन का जानती है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप न्यूज़ और न्यूज़ हेडलाइंस देखेंगे, मगर समा पर इस ट्रांसमिशन का सिलसिला न्यूज़ के बाद आगे बढ़ेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए।